very great scientist Charles Darwin stated that life originated from life. Well, इसका क्या मतलब था? उसके बाद दो और साइंटिस्ट आए, ऑप्रिन एंड हाल्डेन, जिन्होंने ये बोला that the whole sea is actually a hot soup, जिसके अंदर बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहा करते थे एंड बिकॉज ऑफ सम नेचुरल फिनोमिना जैसे कि सनलाइट, प्रेशर और थंडरस्टॉर्म, इनकी वजह से वो सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स टाइम के साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज हो गए, जो कि वो वाले कंपाउंड्स हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से लाइफ आई थी. सो ये सिर्फ एक थ्योरी थी. साइंस कभी भी थ्योरीज पे डिपेंड नहीं करता. साइंस ऑलवेज आस्क फॉर एविडेंसेस और प्रूफ. तो इसी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए आए थे यूरे एंड मिलर, जिन्होंने आर्टिफिशियली एक एपैरेटस बनाया और उसके अंदर वो सारी कंडीशंस क्रिएट करी जो उस टाइम पे रहा करती होंगी. उन्होंने गैसेस इकट्ठी करी सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, अमोनिया एंड उसके अंदर उन्होंने स्पार्किंग करी जिससे थंडरस्टॉर्म वाला इफेक्ट क्रिएट हो सके. साथ ही साथ उन्होंने ऐसी कंडीशंस लाई, लाइट को क्रिएट किया, टेम्परेचर को उस तरीके से रखा एंड देन व्हाट डिड दे फाइंड एट लास्ट कि सारे के सारे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो चेंज होने लग गए एंड लास्ट में हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल गए जैसे कि प्रोटीन्स और अमीनो एसिड जिससे आज के लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं. सो ये प्रूफ हो गया था कि यस, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. लाइफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आई है. किसी टाइम पर जो एक पूरा का पूरा सी था वो हॉट सूप की तरह था और उसमें इतनी सारी रिएक्शंस और चेंजेस होने के बाद लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ. सो हेलो बच्चों, वेलकम टू अपनी कक्षा. इस वीडियो के अंदर हम करेंगे आपका बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. हेरिडिटी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में, हु इज ग्रेगोर जॉन मेंडल, जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे और हमें लास्ट में प्रूव किया दैट हाउ डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द चेंजेस इन अस. व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज जीन, व्हाट इज क्रोमोसोम और किस तरीके से ये एग्जिस्ट करते हैं सेल्स के अंदर. इन्होंने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए पी प्लांट के ऊपर. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि व्हाई डिड ही चोज ओनली पी प्लांट. इनके पास अपना ही एक गार्डन था जिसमें प्लांटेशन करते थे और साथ ही साथ प्लांट्स की स्टडी भी करते थे. इन्होंने हमें ये बताया कि किस तरीके से कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है. साथ ही साथ इन्होंने कुछ लॉज दिए जो कि प्रूफ करते हैं कि किस तरीके से हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स होंगे वो हमारे पेरेंट्स से आए होंगे. इसके बाद हमें पढ़ना है एवोल्यूशन, जिसमें हम पढ़ेंगे चार्ल्स डार्विन के बारे में. चार्ल्स डार्विन ने बहुत सारे ऐसे थ्योरीज दी और प्रूफ दिए और उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज. साथ ही साथ हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि एवोल्यूशन क्या होता है. तो धीरे धीरे जो चेंजेस हमारे डीएनए के अंदर एग्जिस्ट करते रहते हैं वो एक टाइम पर एक्यूमुलेट होने के बाद एक नई स्पीशीज को बना देते हैं. किसी टाइम पर यह भी माना जाता था कि हम चिंपैंजीज से इवॉल्व होकर आए हैं, बट एक्चुअली इट इज नॉट ट्रू. चिंपैंजीज और ह्यूमन बींग्स के जो एंसेस्टर्स थे, जो पूर्वज थे, वो सेम थे. उसके अंदर एक दो लाइन में वो स्प्रेड हो गए. बेसिकली एक लाइन निकल गई ह्यूमन बींग्स की जो अलग तरीके से डेवलप हुए और एक लाइन निकल गई मॉडर्न चिंपैंजीज की जो अलग तरीके से डेवलप हो गए. तो एवोल्यूशन का मतलब प्रोग्रेस नहीं होता. इट इज एक्चुअली समवेयर डाइवर्सिटी, वेरिएशंस जो धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो जाती हैं और कभी कभी नई स्पीशीज को भी फॉर्म कर देती है. सो दिस इज ऑल अबाउट एवोल्यूशन. हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. So let's start with your chapter हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. इस चैप्टर के साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी इंपॉर्टेंट टर्म्स. तो सबसे पहली टर्म जो हमारे पास है दैट इज जेनेटिक्स. जेनेटिक्स वो ब्रांच होती है बायोलॉजी की जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं. हेरिडिटी वही चीज़ें हो गई जो हमने हमारे पेरेंट्स से लिए है और वेरिएशंस मतलब अलग अलग डिफरेंसेस जो हमें एक दूसरे के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. जेनेटिक्स को हम ये भी बोल सकते हैं कि एक तरीके से हेरिडिटी इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है जो हमने हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट किया है. जो भी एनिमल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उनके अंदर हेरिडिटी होती है, यानी कि कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर आते हैं.
नेक्स्ट टर्म है गैमीट्स। गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स आर एक्चुअली स्पेशल सेल्स जो कि मेल और फीमेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और अलग होते हैं दोनों पेरेंट्स के अंदर। मेल के अंदर जो सेल प्रेजेंट होगा उसका अलग नाम होगा, फीमेल के अंदर जो प्रेजेंट होगा उसका अनदर नाम होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं दैट देयर इज अ फीमेल गैमीट एंड देन देयर इज अ मेल गैमीट, दोनों अलग अलग होते हैं। बट व्हाट आर एक्चुअली गैमीट्स? दीज आर स्पेशल सेल्स बेसिकली। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट टर्म की, दैट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है पेरेंट्स के कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अगर आप अपने फोर फादर्स की भी बात करो, यानी कि पूर्वजों की बात करो, तो उनके कैरेक्टर्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर आए होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स के अंदर आए होंगे और आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आपके अंदर आए होंगे एंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये कैरेक्टर्स पास ऑन होते जाते हैं। इसी को बोलते हैं हेरिडिटी। क्या आप इनको पहचानते हैं? इनका नाम है ग्रिगोर जॉन मेंडल और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला गया है। ये 1822 में बॉर्न हुए थे एंड ही डाइड इन 1884। ये ईयर आपको याद नहीं करना, बट यू शुड नो दैट ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। जो आज हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, हेरिडिटी पढ़ रहे हैं, तो इट वॉज बिकॉज ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स एंड हिज एविडेंस जिसकी वजह से हम हेरिडिटी के बारे में जान पाए हैं, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। लेट्स नो मोर अबाउट ग्रिगोर जॉन मेंडल। He performed his experiments on garden pea. इनके मोस्टली जो एक्सपेरिमेंट्स थे ना वो गार्डन पी पर होते थे, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। इन्होंने अपने घर के पीछे एक छोटा सा गार्डन बना लिया था और उसके अंदर इन्होंने गार्डन पी यानी कि जो मटर का प्लांट होता है उसको उगाना शुरू कर दिया था। तो जो भी स्टडीज इनको करनी होती थी ना सेल और न्यूक्लियस के अंदर, वो उसके ग्रीन प्लांट्स को लेकर यानी कि यहाँ पर पाइसम सटाइवम को लेकर करते थे। इसके भी कुछ रीजंस है कि दैट व्हाई ही चोज ओनली एंड ओनली गार्डन पी टू परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट्स। बट अनफॉर्चुनेटली 34 ईयर्स तक इनका काम अननोटिस्ड रहा था, किसी ने इनको काम को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। बट In 1984 his work got recognized इनके मरने के बाद, और इनके नाम पर फिर इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया, बट ये उस टाइम तक जिंदा ही नहीं थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको पढ़नी है दैट इज वेरिएशंस। वेरिएशंस ना नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स। वेरिएशंस यानी कि वेराइटी। तो वेराइटी हमें किस किस चीज़ में देखने को मिलती है? जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम ह्यूमन बींग्स तो बहुत आराम से एक दूसरे के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबकी हाइट नहीं मिलती, सबके फेस नहीं मिलते, सबके फीचर्स नहीं मिलते, ये तो सारी फिजिकल अपीयरेंस है जो नहीं मिलती है, उसी को कहीं ना कहीं वेरिएशन बोलते हैं। अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज इज टर्म्ड एज वेरिएशन। तो आई होप आपको याद रहेगा, वेरिएशन मतलब डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स ऑफ स्पीशीज। उसके बाद द वेरिएशंस आर accumulated by the process of sexual reproduction, यानी कि जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है जिसमें दोनों पेरेंट्स अलग अलग हैं, वन इज द मेल पेरेंट एंड अदर इज फीमेल पेरेंट, उनके अलग अलग गैमीट्स या सेल्स आकर फ्यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से वेरिएशन आता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन बहुत ही कम या फिर ना के बराबर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द वन जिसमें वेरिएशन देखने को मिलती है, जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशन देखने को मिलती है। और क्या है? वेरिएशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंस इन ऑफस्प्रिंग्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो आपके जो कजन्स होंगे वो आपसे अलग दिखते होंगे, आपके भाई बहन आपसे अलग दिखते होंगे। अगर हम ह्यूमन बींग्स को हटा दें, प्लांट्स की बात करें, तो हमें भी बहुत सारी वेराइटीज देखने को मिलती है। दैट एवरीथिंग इज कॉल्ड एज वेरिएशन। अब देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स वेरिएशन के। अगर हम आई कलर की बात करें तो आपने देखा होगा ना कितने सारे लोग होते हैं जिनका अलग अलग आई कलर होता है। मोस्ट कॉमनली हमें ब्राउन कलर देखने को मिलता है, बट कईयों का ब्लू भी होता है, ग्रीन भी होता है, प्योर ब्लैक भी होता है। वो एक तरीके की वेरिएशन ही है जो उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर आई है। इसके अलावा अगर हम हाइट की बात करें, सारे ऑर्गेनिजम्स तो सेम हाइट के नहीं होते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन। आपके फ्रेंड आपसे बड़े होंगे या छोटे होंगे, दैट इज ऑल द वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स जो हम देख रहे हैं। सिर्फ प्लांट्स में ही नहीं, ये वेरिएशंस हमें लीव्स या प्लांट्स में भी देखने को मिलती है। तो ये जो अलग अलग शेप्स होती हैं लीव्स की, ये भी वेरिएशन का ही एग्जाम्पल होने वाला है। तो आई होप अब आपको वेरिएशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। Now let me tell you that what is the main cause of variation, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही वेरिएशन क्यों आती है। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स होने वाले हैं, यानी कि दो अलग अलग डीएनए मिक्स होने वाले हैं। तो लेट्स से डीएनए जो कि दो थ्रेड से मिलकर बना हुआ है वो इस तरीके से है,
ये फादर का डीएनए है और यहीं पर हम बना देते हैं मदर का डीएनए, जो कुछ इस तरीके से डबल थ्रेड का होगा, एंड दिस इज मदर का डीएनए। बट फ्यूजन के टाइम पे ये दोनों डीएनए आपस में मिक्स हो जाएंगे। बट आपको क्या लगता है, जब डीएनए मिक्स होगा तो 4 थ्रेड्स आ जाएंगे टोटल, दैट इज नॉट एक्चुअल डीएनए, डीएनए इज ऑलवेज इन डबल थ्रेड। तो डीएनए मिक्स होने से पहले अलग अलग हो जाता है, ये जो 2 थ्रेड्स हैं ये आपस में सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि ये येलो वाला जो डीएनए आपको दिख रहा है, जो फादर का डीएनए है, वो कुछ इस तरीके से अलग हो जाएगा, दोनों थ्रेड्स आपस में अलग हो जाएंगे। और जो मदर का डीएनए है वो भी कुछ इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा। अब कोई भी फादर का थ्रेड कोई भी मदर के थ्रेड से कंबाइन कर सकता है, इसी को बोलते हैं वेरिएशन आने के चांसेस होना। मतलब क्योंकि 2 अलग अलग डीएनए नया बेबी बना रहे हैं, इसकी वजह से वेरिएशन आने के चांसेस होते हैं। हमने हेडिंग क्या डाली है, एरर्स ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। जब ये मिक्स करता है और नए जीन्स और क्रोमोसोम्स बना रहा होता है ना, उस टाइम पे चांसेस होते हैं कुछ एरर्स होने की, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जो एग्जैक्ट सीक्वेंस इनकी बनी हुई है वो एग्जैक्ट सीक्वेंस नए वाले सेल के अंदर भी आए, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं बन रही है, उसमें माइनर से चेंजेस हैं, इसकी वजह से हम अलग अलग दिखते हैं और वेरिएशंस कॉज होती हैं। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन होना ज़रूरी क्यों है, ये क्यों हो रहे हैं डीएनए के चेंजेस, या हो सकता था कुछ इस तरीके से नेचुरल प्रोसेस होता कि डीएनए एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो जाता, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हो रहा है। बट एक्चुअली वेरिएशन अभी तक बेनिफिशियल प्रूफ हुआ है, यानी कि इसकी एक इम्पॉर्टेंस रही है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इट शोज अप ओनली इफ इट कंटिन्यूज टू बी इनहेरिटेड इन द ऑफस्प्रिंग्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये हमें वेरिएशन एक ही जनरेशन में तो नहीं दिखने वाली है, बहुत सारे साल लग जाते हैं ये देखने के लिए कि कौन सा वेरिएशन क्रिएट हुआ है। अगर हम ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लें तो हम कितने ज़्यादा चेंज हुए हैं अगर हम पुराने ज़माने से खुद को कंपेयर करें। वी वर वंस चिंपैंजीज और एप्स, बट धीरे 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 हम बहुत अलग होते गए। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ वेरिएशन समवेयर, सारे कैरेक्टर्स जो थे वो चेंज होते गए। Also, it increases the chances of its survival in a changing environment. This is very important NCERT वाली line जो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, and this tells you that what is the importance of variation. Variation सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाता है, इसकी वजह से वेरिएशन इम्पॉर्टेंट है। यानी कि हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर अभी जितना ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे, जितना ज़्यादा एनवायरनमेंट को बीट कर पाएंगे, उतने ज़्यादा इस एनवायरनमेंट में फिट हो पाएंगे। इसका मतलब मेरे जीन्स या फिर मेरे क्रोमोसोम्स साथ वाले जीन या क्रोमोसोम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड दैट इज समवेयर बिकॉज ऑफ वेरिएशन कि मैं अपने एनवायरनमेंट में फिट हो पा रही हूँ। तो ये बहुत सारी स्पीशीज के अंदर देखा जाता है, जो आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं एवोल्यूशन वाले पोर्शन में। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, दैट इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल, ये सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आई हैव अनदर एग्जाम्पल फॉर यू। लेट्स से दैट देयर इज अ बैक्टीरिया, देयर आर सो मेनी बैक्टीरियाज एक्चुअली, देयर आर let's assume that these are bacterias. Now all these bacterias are surviving normally, बड़े अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। बट ये वाला जो बैक्टीरिया है ना, इसके अंदर एक ऐसा जीन आ जाता है जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो भी इसको सर्वाइव करा पाएगा, बट बाकियों के अंदर ये वाला जीन नहीं है। कुछ साल बाद टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ये सारे बैक्टीरियाज जो हैं ये मर जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर तो वो वाला जीन ही नहीं है। तो वेरिएशन की वजह से इसके अंदर ये जो जीन आया था ये इसके सर्वाइवल को प्रमोट करेगा और ये आगे हीट वाले एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर पाएगा। इसका नाम है अब हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। अब जब ये आगे मल्टीप्लाई करेगा तो इसका जो हीट रेजिस्टेंट वाला जीन था वो आगे भी इसकी जनरेशन में पास ऑन होगा, राइट। अब ये सारे बैक्टीरिया जो है वो कैसे बन जाएंगे, हीट रेजिस्टेंट। ये होता है वेरिएशन, इस तरीके से वेरिएशन काम करती है। ये सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था इन वाले बैक्टीरियाज के अंदर, क्योंकि ये डीएनए से रेप्लिकेट करते करते आ रहे थे और इसके अंदर एक ऐसा जीन आ गया जो एरर की वजह से इसको हीट रेजिस्टेंट बना रहा है, इसको पावरफुल बना रहा है।
अब आगे जब टेम्परेचर चेंज हुआ तो सारे बैक्टीरियाज मर गए और इसने सरवाइव किया क्योंकि इसके अंदर वो जीन था। इसने जब आगे डिवाइड किया तो इसके जो नए बैक्टीरियाज बने थे उसके अंदर भी वो जीन पास ऑन हुआ एंड ये सारे बैक्टीरियाज अब कैसे बन सकते हैं, हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। इस तरीके से वेरिएशन काम करता है और इसी तरीके से वेरिएशन बेनिफिशियल प्रूफ होता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। वेरिएशंस के भी कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है सोमैटिक वेरिएशन। ये एक ऐसा चेंज होगा जो बॉडी के सेल्स में होगा। इट इज नॉट पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होता। जैसे अभी हमने हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया वाला एग्जाम्पल देखा था, तो जब उसके नए बैक्टीरियाज बने थे तो वो आगे पास ऑन हुआ था। दैट इज द टाइप ऑफ वेरिएशन जो आगे इनहेरिट हो रही है। बट सोमैटिक वेरिएशन वाली वेरिएशन आगे पास ऑन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी के सेल्स में होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट्स, इसको हम आगे और पढ़ेंगे। बट सोमैटिक वेरिएशन, लेट्स डिस्कस विद एन एग्जाम्पल। कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो और उसकी टेल को अगर कट कर दे हम एक्सपेरिमेंट करते टाइम, तो जब उसकी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी तो क्या उसमें भी टेल कट होकर ही आएगी? नहीं, क्योंकि ये जो चेंज हुआ है ये उसके नॉर्मल बॉडी सेल्स में हुआ है, वो आगे पास ऑन नहीं होने वाला। आप कितनी ही जनरेशन तक टेल को कट करते जाओ, हमें नई जनरेशन जो मिलेगी वो टेल के साथ ही मिलेगी। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोमैटिक वेरिएशन। इसके और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? लेट्स से ईयर्स में जो हम होल कराते हैं, पिना के अंदर जो हम होल कराते हैं जिसमें ईयरिंग्स वगैरह पहने जाते हैं, क्या वो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन हो रहा है? क्या जो नए बेबीज होते हैं उनके अंदर भी वो होल होता है ईयर के अंदर? नहीं, राइट। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोमैटिक वेरिएशन, क्योंकि वो एनवायरमेंट की वजह से चेंज आया है, वो बॉडी के सेल्स में चेंज आया है जो आगे पास ऑन नहीं होने वाले। इसका दूसरा टाइप है गैमेटिक वेरिएशन, जो कि सोमैटिक वेरिएशन का बिल्कुल अपोजिट है। सोमैटिक वेरिएशन के जो चेंजेस थे वो बॉडी के सेल्स में हो रहे थे। गैमेटिक वेरिएशन कब आती है? जब चेंजेस बॉडी के सेल्स में ना होने की बजाय सेक्स सेल्स में हो, यानी कि वो स्पेशल सेल्स में हो। दैट इज एग इन फीमेल्स एंड स्पर्म इन मेल्स। ये दोनों ही सेल्स रिप्रोडक्टिव सेल्स कहलाते हैं। मेल्स के अंदर स्पर्म्स और फीमेल के अंदर एग्स। अगर इन सेल के डीएनए के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो ये चेंजेस पास ऑन होंगे नेक्स्ट वाली जनरेशन में। सोमैटिक वेरिएशन इसीलिए पास नहीं हो रहा था आगे वाली जनरेशन में, क्योंकि बॉडी के सेल्स का रिप्रोडक्शन में कोई काम ही नहीं है। मेन जो काम है रिप्रोडक्शन का वो एग और स्पर्म सेल्स का होता है। अगर इनके डीएनए में चेंजेस आ रहे होंगे तो ऑफकोर्स आने वाले जनरेशन के डीएनए में भी चेंजेस आएंगे। ऐसी टाइप की वेरिएशन को या चेंजेस को गैमेटिक वेरिएशन का नाम दिया गया है। एंड इसमें हम लिखेंगे इट इज इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि ये जो बदलाव होने वाले हैं ये नई वाली जनरेशन के अंदर पास ऑन होंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? ह्यूमनाइड। आपने अक्सर देखा होगा कि टॉल पेरेंट्स हैं तो जो बच्चे होते हैं उनकी भी हाइट मोस्टली टॉल होती है। जो ड्वार्फ है उनकी भी जो हाइट होती है वो ड्वार्फ रह जाती है, छोटी रह जाती है। सो ये जो आपको आसपास अपने कैरेक्टर्स दिखते हैं ना, इतने सारे एग्जाम्पल्स दिखते हैं, उन्हीं से रिलेट करने की कोशिश करो। सो ह्यूमन हाइट इज समवेयर जेनेटिक। ह्यूमन हाइट एनवायरमेंटल भी हो सकती है बट ये मोस्टली जेनेटिक होती है, यानी कि पेरेंट्स के जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है आने वाली जनरेशन की हाइट। उसके अलावा स्किन का कलर, हमारे इंडियंस की स्किन टोन को अगर हम कंपेयर करें और हम अमेरिकन्स और अफ्रीकन्स की स्किन टोन को कंपेयर करें तो वो जो स्किन कलर है, क्योंकि वो पेरेंट्स से इनहेरिट होकर नई वाली जनरेशन के अंदर आ रहा है। दैट इज ऑल एन एग्जाम्पल ऑफ गैमेटिक वेरिएशन। अब हम एक बार फिर से समझेंगे कि कॉज ऑफ वेरिएशन क्या हो सकता है। थोड़ा और अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हमने दो चीज़ में इसको डिवाइड कर दिया है कि वेरिएशन के क्या कॉज होने वाले हैं। जो अभी मैंने आपको जेनेटिक कॉम्बिनेशन समझाया था, यानी कि मदर और फादर का डीएनए का कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको समझाया था उसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। और दूसरी टर्म है म्यूटेशन, जो अभी मैं आपको समझाऊंगी। पहले हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखेंगे। एज यू कैन सी ये जो आपको डबल थ्रेड वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, नाउ यू मस्ट बी नोइंग ऑलरेडी दैट ये जो डीएनए है ये मदर का हो गया और ये डबल थ्रेड वाला है ये किसका हो गया? फादर का हो गया। नाउ दिस डीएनए विल स्प्रेड और डिवाइड, ये कट हो जाएगा बीच में से और ये दोनों थ्रेड अलग अलग हो जाएंगे। सेम वे जो फादर का डीएनए था वो अलग अलग हो गया। नाउ दिस थ्रेड कैन कंबाइन विद दिस थ्रेड और कॉम्बिनेशन बन जाएगा ये वाला, राइट? अगर इस वाले थ्रेड ने इस वाले के साथ कंबाइन किया तो कॉम्बिनेशन बन जाएगा ये वाला। ये वाला थ्रेड अगर इसके साथ कंबाइन कर जाएगा तो कॉम्बिनेशन ये वाला बन जाएगा।
और ये वाला अगर इसके साथ कंबाइन करेगा तो कॉम्बिनेशन ये वाला बन जाएगा। तो 4 कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस हैं, बट चारों में ही आपने देखा कि हाफ डीएनए तो फादर से था और हाफ डीएनए मदर से था। इसकी वजह से ही वेरिएशंस आती हैं। अब जब वेरिएशंस बहुत लार्ज लेवल पर इकट्ठी हो जाती है ना, उसको म्यूटेशन बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक जीन होता है जो आई के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। अगर वो जीन वहाँ पर एब्सेंट है तो वो ब्राउन या ब्लैक कलर नहीं बनाएगा, रादर देन इट विल गिव अस ब्लू कलर। नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ ट्रेट्स। ट्रेट्स यानी कि कैरेक्टर्स, हमारे फिजिकल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, वो हाइट, स्किन कलर, आई कलर, ऑल दीज थिंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेट्स। अब 2 तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं। एक होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स, जो आपने सोमैटिक वेरिएशन में भी देखा। तो ये जो ट्रेट्स होते हैं ये एनवायरनमेंट की वजह से हमारे अंदर आ जाते हैं। दे कैन नॉट पास टू नेक्स्ट जनरेशन सोमैटिक वेरिएशन की तरह। दे डू नॉट ब्रिंग चेंज इन डीएनए ऑफ सेक्स सेल्स, ये डीएनए में चेंज नहीं लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉडी बिल्डिंग हमारे एनवायरनमेंट के अंदर के चेंज की वजह से हमारे अंदर आता है। हम अपने मसल्स को चेंज कर रहे हैं, मसल की ग्रोथ में ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी कि बॉडी के सेल्स में चेंज आ रहा है। तो इट इज़ ऑफ कोर्स एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है हमारे पास शॉर्ट हेयर का। हेयर की जो भी लेंथ होने वाली है वो एक तरीके का एक्वायर्ड ट्रेट है। ऐसा तो नहीं है ना अगर मदर के हेयर शॉर्ट हैं तो आने वाली जनरेशन के अंदर बेबीज़ के हेयर भी शॉर्ट होंगे, नहीं। सो जो ये चेंजेस होते हैं ये कौन से हैं? एक्वायर्ड ट्रेट के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली अगर किसी की बोन ब्रेक हो जाती है तो वो बोन ब्रेक जो हो गई है जिस भी एरिया में हुई है तो वो आगे पास ऑन नहीं होने वाला है, बेबी हेल्दी होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट। आपने 3 एग्जाम्पल्स पढ़ लिए अभी तक एक्वायर्ड ट्रेट की। सबसे पहले आपने देखा जो भी मसल बिल्डिंग होती है या जिमिंग से भी जो भी चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर वो एक्वायर्ड ट्रेट है। उसके बाद अगर हेयर की जो लेंथ होने वाली है वो भी एक तरीके का एक्वायर्ड ट्रेट है, यानी कि बॉडी के सेल्स में नॉर्मली हो गया है। ये जो बोन का ब्रेक होना है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट। बट इसी के बाद है इनहेरिटेड ट्रेट्स। ये वो ट्रेट्स होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होंगे, जो हमने गैमेटिक वेरिएशन के अंदर पढ़े थे। These does bring change in the DNA of the sex cells। तो हम गैमेटिक वेरिएशन पढ़ के आए ना, जो चेंजेस हमारे डीएनए के अंदर हो रहे हैं। तो ये वही कैरेक्टर्स हैं, यानी कि जो कर्ली हेयर है या फिर जो स्ट्रेट हेयर है, दैट कुड बी अ जेनेटिक रीजन। हो सकता है इसके लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल हो जो हमें ये हेयर दे रहा हो, हेयर का टेक्सचर, हेयर का कलर एंड सो मेनी थिंग्स। हाइट की अगर बात करें तो दैट इज ऑल्सो एन इनहेरिटेड ट्रेट, यानी कि हमारे पेरेंट्स के जो जीन्स हैं जो हमारे अंदर आए हैं वो हमारी हाइट को डिसाइड कर रहे हैं। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हाइट। Next, I have a very interesting fact for you. He is Robert Brown. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। तो ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं ना, these are actually the cells of orchids. इन्होंने इसके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस को ढूंढ कर निकाला था, यानी कि इनकी एक्सपेरिमेंट से पहले या इनकी डिस्कवरी से पहले किसी को पता ही नहीं था कि न्यूक्लियस क्या होता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, बट आपको पता है व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ क्रोमोसोम? क्रोमोसोम एक तरीके का थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जो अभी आपको कंडेंस्ड फॉर्म में रॉबर्ट ब्राउन के डायग्राम में दिख रहा होगा, वो सारा का सारा क्या था? क्रोमोसोम था बेसिकली। ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग नंबर्स में होते हैं एंड एवरी क्रोमोसोम हैज स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड जीन्स। हर एक क्रोमोसोम के ऊपर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको हम क्या बोल सकते हैं? जीन्स बोल सकते हैं। इसके अलावा हमें क्या देखना है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक मटीरियल। तो अगर हम जेनेटिक मटीरियल की बात करें, इट इज एक्चुअली द क्रोमोसोम्स। देन इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्रोमोसोम किससे बना हुआ है? डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। वेयर आर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। तो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के ही आए होंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं। अगर नहीं भी आपको याद है तो यूकैरियोटिक सेल्स वो वाले सेल्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस बहुत अच्छे से डेवलप्ड होता है। सो लेट्स से ये एक सेल है, सेल के अंदर हमेशा एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर एक इस तरीके से
थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है। इसी को हम जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम या डीएनए भी बोल देते हैं, बट ये टर्म्स काफ़ी अलग अलग हैं जिसका मतलब अभी हम समझेंगे। ये एक यूकैरियोटिक सेल है, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस का मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल, ये जो थ्रेड है, ये बहुत अच्छे से एक मेम्ब्रेन में प्रोटेक्टेड है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, पुराने ज़माने के प्रिमिटिव सेल्स, उनके अंदर इतने अच्छे से कवरिंग देखने को नहीं मिलती, वेराज यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो डीएनए है वो बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड होता है। जो थ्रेड जैसा मटेरियल है बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड होता है। ना ये डीएनए में तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, और जब हम इसको जूम करके देखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा? डीएनए जैसा। कुछ इस तरीके से ये डबल थ्रेड वाला स्ट्रक्चर खुल जाएगा जो अभी हमने पढ़ा डीएनए, राइट। अब ये क्या होता है? ये कुछ शेप में प्रेजेंट होता है, एक्स और वाई शेप में ये हमें देखने को मिलता है, एंड मोस्टली एक्स शेप में हमें देखने को मिलता है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पर, दीज आर एक्चुअली द क्रोमोसोम्स। यही न्यूक्लियस हो गया, और इसी न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसमें ये एक्स एक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बेसिकली कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये इतना ज़्यादा हाईली कॉइल्ड होता है कि हम स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर एक्स एक्स बना रहे हैं, बट जब हम इसको ओपन करते जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर बेसिकली 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पेयर में प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स, तो टोटल 23 पेयर्स हो गए हमारे पास। तो अगर हम ये डायग्राम देखें तो आप देख रहे हो ना किस तरीके से कॉइल फॉर्म में पड़ा हुआ है। यही सारे के सारे हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो अभी मैं आपको रेड वाले पेन से बनाकर दिखा रही थी। दीज आर प्रेजेंट इन कॉइल्ड फॉर्म, क्योंकि हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं तो हमने इस तरीके से इनको बना दिया। एंड हाउ मेनी दे आर इन नंबर, एक्चुअली दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स। ये 1 2 3 जो आपको दिख रहा है यहाँ लास्ट वाले पेयर तक, ये नंबर है इन पेयर्स का। और देखो हर एक पेयर जो है, दिस इज एक्चुअली 1 क्रोमोसोम एंड सेकंड क्रोमोसोम, दो मिलकर एक पेयर बना रहे हैं। इसकी भी आप शेप देख रहे हो, कुछ इस तरीके से दिख रही है ना, एक्स जैसी। तो इसलिए हम जब लिखते हैं तो एक्स और वाई की तरह लिख देते हैं। आपको क्या याद रखना है कि टोटल हमारे पास 23 पेयर्स हैं। सारे पेयर्स सेम होते हैं एक्सेप्ट 1 पेयर। जो लास्ट वाला पेयर होगा, 22 पेयर्स तो सेम हो गए, बट जो लास्ट वाला पेयर होता है दैट इज यूनिक एंड स्पेशल। हाउ? इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और ये जो बाकी वाले हैं इसको बोलते हैं ऑटोसोम्स। ये सारे सिमिलर होंगे बट ये वाला यूनिक होगा। ये जो पेयर होता है ये मेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है एक्स और वाई शेप का, और ये फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है एक्स और एक्स शेप का। तो यानी कि जब हम क्रोमोसोम स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे ना मेल्स के अंदर, तो हमें ये लास्ट वाला जो है ये कुछ इस तरीके से शेप में दिखेगा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? वाई। वेयर एज इन फीमेल्स दोनों के दोनों हमें ऐसे दिखने वाले हैं, दोनों के दोनों हमें एक जैसी शेप के दिखने वाले हैं। ये मेल का डायग्राम है, तभी यहाँ पर देखो लास्ट वाला क्रोमोसोम कैसा है? वाई है। तो लेट मी रिपीट फॉर यू, क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल हो गया जो बहुत कंडेंस्ड फॉर्म में हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है, बट एक्चुअली ना वो पेयर्स में प्रेजेंट है। एक्चुअली उसका एक काउंट होता है, कितना होता है? 46 क्रोमोसोम्स। ये ह्यूमन बीइंग्स की बात हो रही है, क्रोमोसोम्स का नंबर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग होने वाला है। अब ये पेयर में प्रेजेंट होता है तो हमारे पास टोटल कितने पेयर हो गए? 23 पेयर्स। अब ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, मैंने आपको बताया कि 22 पेयर्स तो बिल्कुल सेम है जिनको ऑटोसोम्स बोलते हैं, बट लास्ट वाला पेयर अलग होता है और इसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। मेल्स के अंदर ये पेयर आएगा एक्स और वाई, और फीमेल्स के अंदर ये पेयर हमें कैसा दिखेगा? एक्स और एक्स। तो अगर हम इसी एक्स वाले को और जूम करके देखें तो ये कुछ इस तरीके से खुल जाता है डीएनए की फॉर्म में। जो अभी मैंने आपको टर्म बताई थी ऑटोसोम्स, उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। दे आर एक्चुअली 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड दे आर सेम इन मेल एंड फीमेल। तो ऑटोसोम्स दोनों मेल और फीमेल में सेम होते हैं। जो सेक्स क्रोमोसोम होता है यानी कि लास्ट पेयर जो होता है वो अलग अलग होने वाला है मेल और फीमेल के अंदर। ऑल्सो दे आर होमोलोगस इन ह्यूमन्स। होमोलोगस का मतलब क्या होता है? इनका स्ट्रक्चर जो होगा सबका वो सेम होने वाला है। बट क्या
एक्स वाई और एक्स एक्स का स्ट्रक्चर हम सेम बोल सकते हैं जो कि लास्ट पेयर था? नो, राइट। तो ये हेट्रोलॉगस होगा क्योंकि दोनों इसमें तो जो हैं सेम है अलील्स और इसमें अलग अलग हैं, ये दोनों सेम नहीं है, तो इसको हेट्रोलॉगस पेयर बोलते हैं। बट यहाँ पर 22 पेयर्स जो होंगे मेल और फीमेल में सेम है ना, इसीलिए इसको होमोलॉगस बोल देते हैं। उसके बाद इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन, तो आपको ऑलरेडी पता है एक्स एक्स और एक्स वाई का कोई काम नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर। ये सारे जो 22 पेयर्स हैं इनका अनदर काम होने वाला है, बट जो लास्ट पेयर होगा दैट इज इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन, जो ये बताएगा कि बेबी चाइल्ड जो है वो बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। अब हम देख लेते हैं डिटेल में एलोसोम्स या फिर सेक्स क्रोमोसोम के बारे में। इनको एलोसोम भी बोलते हैं। इसका जो पेयर है दैट इज एक्स एक्स फीमेल्स के अंदर और एक्स वाई मेल्स के अंदर। दे आर डिफरेंट एंड दे आर होमोलॉगस इन फीमेल। यहाँ पर ये दोनों सेम है ना, दोनों अलील्स, इसीलिए इसको होमोलॉगस का नाम दिया गया है। वेयरएज अगर हम इसकी बात करें मेल में, तो एक x है और दूसरा वाला y है, इसीलिए इसको नाम क्या देंगे हम? नॉन होमोलॉगस या फिर इसको हेटेरोलॉगस भी बोल सकते हैं। नॉन होमोलॉगस या फिर हेटेरोलॉगस एक ही बात है, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो पेयर में आए हुए हैं वो सेम नहीं है, अलग अलग है। वेयरएज दोनों सेम होंगे तो होमोलॉगस। इनका ही काम होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर, तो इसीलिए आप इसमें लिख कर आ सकते हैं कि एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम इतने टाइम से यूज कर रहे हैं ये जीन, तो ये जीन क्या होता है? बेसिकली इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर्स सच एज हेयर कलर, आई कलर एंड स्किन कलर। तो मैं जो अभी तक आपको डीएनए बना रही थी उसी के ऊपर एक्चुअली जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो मान लो ये हो गया आपका क्रोमोसोम विच इज एक्स क्रोमोसोम। अब हमने इसको खोल दिया। अब जो इस तरीके से आपको 2 थ्रेड में स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज योर डीएनए। डीएनए किससे बना हुआ है? प्रोटीन्स और हिस्टोन्स से मिलकर बना हुआ है। डीएनए हैज प्रोटीन्स ओवर इट, इतना जान लेते हैं हम। एंड दिस एक्स इज योर क्रोमोसोम। हमने अभी यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम उठाया है। जब हम इस डीएनए को देखेंगे तो बीच में हम देखेंगे स्पेशल प्रोटीन्स भी आते हैं बड़े बड़े, और ये थ्रेड उसी के ऊपर उसको ओवरलैप कर लेता है। ठीक है, अब इसी थ्रेड के ऊपर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्पेशल एरियाज या स्पेशल स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं हम, जिनको क्या बोलते हैं? जीन्स। और ये जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं हेयर कलर, आई कलर, ऐसे कैरेक्टर्स के लिए। तो अगर ये जीन यहाँ पर प्रेजेंट है, मान लो यहाँ पर हम हाइट के जीन की बात करते हैं, टॉल हाइट के जीन की। बेसिकली अगर टॉल हाइट का जीन यहाँ पर प्रेजेंट है तो वो खुद को एक्सप्रेस करेगा और हाइट कैसी हो जाएगी पर्सन की? टॉल। अगर ये जीन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? हाइट रह जाएगी नॉर्मल हाइट या फिर शॉर्ट हाइट रह जाएगी। तो अब आपको समझ आया कि ये जो जीन्स है ना, स्पेशल प्रोटीन्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कैरेक्टर्स इन आवर बॉडी। तो बेसिकली हमारी बॉडी के सारे कैरेक्टर्स के लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम फिर से डेफिनेशन देखें, जीन्स कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ all the inherited characteristics. Well, do you know what are the types of genes? Actually there are 2 types of genes जो involved है हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज डोमिनेंट जीन और दूसरा वाला होता है रिसेसिव जीन। इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर टॉल हाइट वाला जीन प्रेजेंट हो बट हाइट फिर भी शॉर्ट हो। इसका मतलब वो डोमिनेंट नहीं था, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। वहीं पर अगर जीन खुद को एक्सप्रेस कर रहा है यानी कि कंडीशंस बिल्कुल नॉर्मल हैं। इसको समझने के लिए मेंडल ने बहुत सारी मेहनत करी थी और एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अभी हम डोमिनेंट और रिसेसिव जीन का मतलब समझ लेते हैं। डोमिनेंट जीन वो होता है जो डिसाइड करेगा अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। It decides the appearance of an organism even in the presence of an alternative gene is known as dominant gene. अगर हम हाइट की बात करें तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस। टॉल हाइट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, लेट्स कॉल इट टी। जीन्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो यानी कि हमें इसके साथ एक और ऐड करना पड़ेगा जो इस तरीके का पेयर था हमारा।
तो एक T हो गया यहाँ पर प्रेजेंट और दूसरा T हो गया दूसरे साइड पर प्रेजेंट, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज योर जीन फॉर टॉल हाइट. The gene which decides the appearance of an organism even in the presence of an alternative gene. तो जब इस किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर ये वाली कंडीशन आने वाली है तो वो पर्सन टॉल होने वाला है. नाउ ये क्योंकि ये जीन्स कैसे थे, डोमिनेंट थे. इट डोमिनेट्स द रिसेसिव जीन, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर होगा. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर. डोमिनेंट जीन हमेशा किससे एक्सप्रेस करते हैं हम, कैपिटल लेटर से करते हैं. क्योंकि इस पर्सन के अंदर ये पर्सन टॉल था तो उसका जीन कैसे आया, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, क्योंकि ये दोनों ही डोमिनेंट थे और खुद को एक्सप्रेस कर रहे थे, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है, डोमिनेंट जीन. बट नेक्स्ट है रिसेसिव जीन. ये वो जीन होता है जो खुद को डोमिनेंट की प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं कर पाता. द जीन विच डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन. यानी कि इसको खुद को एक्सप्रेस करने के लिए इसका साथी भी इसके जैसा ही चाहिए होगा. इट विल बी क्लियर विद अनदर एग्जाम्पल. आपको इतना तो पता है कि ये कैपिटल टी टॉल होने वाला है. बट जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी जैसी कंडीशन मिली तो वो ऑर्गेनिजम्स भी कैसे मिले थे, टॉल थे. बट स्मॉल टी अगर जीन आया हुआ है तो वो हमें शॉर्ट दिखे. इसका मतलब क्या है कि ये खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, ये दोनों ही डोमिनेंट है. इस वाली कंडीशन से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. यहाँ पर स्मॉल टी प्रेजेंट है ना, स्मॉल टी तो शॉर्ट हाइट दे रहा है, बट कैपिटल टी क्योंकि डोमिनेंट है और ये इसको एक्सप्रेस नहीं होने देता तो हाइट कैसे निकल कर आई, टॉल निकल कर आई. बट इस वाली कंडीशन में ये एक रिसेसिव जीन है, ये खुद को तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब इसका साथी भी इसके जैसा होगा. तो स्मॉल टी ने क्या हाइट दी, शॉर्ट हाइट दी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर. ऑल दिस इज जो भी हम पढ़ रहे हैं, वॉट एवर वी आर स्टडिंग राइट नाउ, इट इज एवरीथिंग गिवन बाय मेंडल, ग्रिगोर जॉन मेंडल जो हम पढ़ रहे हैं. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था. डोमिनेंट जीन खुद को एक्सप्रेस करता है तो हमारे कैरेक्टर्स जो भी हमें दिख रहे हैं तो वो डोमिनेंट रहे होंगे कहीं ना कहीं, तभी वो कैरेक्टर्स हमें दिख रहे हैं. उसके बाद या तो ये वाली कंडीशन रही होगी कि रिसेसिव हैं दोनों और खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं. बट रिसेसिव में हमें ध्यान क्या रखना है कि दोनों सेम होने वाले हैं. तो रिसेसिव कंडीशन में दोनों के दोनों जीन्स के पेयर कैसे होंगे, एक जैसे होंगे. नाउ वी विल स्टडी मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं. सबसे पहला तो क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो पी प्लांट पे क्यों किया था. उसके कुछ रीजंस थे. पी प्लांट की बहुत सारी वेराइटीज अवेलेबल थी. इट वॉज वेरी ईजी टू ग्रो. अगर ईजी टू ग्रो था तो अपने गार्डन में उसने आसानी से उसको ग्रो कर लिया. इसके बाद उसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट था, मतलब वो पूरी की पूरी जो लाइफ की साइकिल है वो अपनी आंखों के सामने ऑब्जर्व कर पा रहा था उन पी प्लांट्स के लिए. Also, they were self-pollinating, so pure variety is obtained. वो खुद पॉलिनेट कर रहे थे तो जो वेराइटी ऑब्टेन हो रही थी उसको हेल्प कर रहा था. Has bisexual flowers, मतलब मेल फ्लावर्स अलग थे और फीमेल फ्लावर्स अलग थे, तो उसको सारा प्रोसेस जो था वो बहुत इजीली देखने को मिल रहा था. लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिस केस, क्योंकि उसको स्टडी करनी थी, एक एक्सपेरिमेंट करना था. तो जब उसके पास ज़्यादा रिजल्ट होगा, ज़्यादा ऑब्टेन करने के लिए चीज़ें होंगी, एक्सपेरिमेंट के लिए चीज़ें होंगी, तो उसको फ़ायदा होने वाला है. तो इसीलिए उसने पी प्लांट प्रोड्यूस किया, क्योंकि उसके सीड्स बहुत ज़्यादा निकल रहे थे और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती थी. अपने एक्सपेरिमेंट को करते टाइम मेंडल ने 7 मेन कैरेक्टर्स साथ रखे थे. सबसे पहला तो कैरेक्टर है सीड की शेप. तो आपने प्लांट तो देखा ही होगा, मटर का प्लांट देखा होगा. उसमें एक तो है राउंड कंडीशन जिसमें जो सीड की शेप होती है वो राउंड होती है, और दूसरी होती है रिंकल जिसमें सीड जो है वो थोड़ा सा श्रिंक्ड दिखाई देता है. आपको डोमिनेंट और रिसेसिव का नाम भी दिख जाएगा. तो ये वाले जो कैरेक्टर्स थे वो सारे के सारे डोमिनेंट होंगे और ये वाले होंगे रिसेसिव. डोमिनेंट राउंड शेप एंड रिसेसिव होगी रिंकल शेप. सीड की अगर हम कलर की बात करें तो येलो डोमिनेंट था और ग्रीन रिसेसिव था. फ्लावर की अगर हम कलर की बात करें तो वायलेट कलर डोमिनेंट होने वाला है और वाइट कलर रिसेसिव होने वाला है. पॉड की शेप की बात करें जिसके अंदर पीस होते हैं, इन्फ्लेटेड वन इज द डोमिनेंट वन एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, जो इस तरीके से उसकी शेप देखो, इसको कॉन्स्ट्रिक्टेड शेप बोलते हैं. सारे के सारे स्वोलन नहीं होते, दैट शेप इज कॉल्ड एज रिसेसिव कैरेक्टर. देन पॉड कलर, ग्रीन कलर यहाँ पर डोमिनेंट है और येलो कलर यहाँ पर रिसेसिव है. सीड कलर में अपोजिट था,
येलो वॉज द डोमिनेंट एंड ग्रीन वॉज द रिसेसिव। उसके बाद अगर हम फ्लावर की पोजीशन की बात करें तो जब स्टेम के चारों तरफ प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं ना, उसको एक्सियल कंडीशन बोलते हैं। बट जहां पर स्टेम खत्म हो रही हो वहां पर फ्लावर प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज रिसेसिव कंडीशन। उसके बाद स्टेम की अगर हाइट की बात करें तो स्टेम हाइट टॉल इज द डोमिनेंट वन एंड ड्वार्फ इज द रिसेसिव वन। यही 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने ऑब्जर्व किए थे उस पी प्लांट के अंदर, और उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स इन्हीं कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे। सबसे पहले मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका नाम था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इस क्रॉस में मेंडल ने क्या किया, एक्चुअली मोनो का मतलब होता है वन एंड हाइब्रिड एज इन क्रॉस कराना। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वन इज द कैरेक्टर हेयर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसने हाइट की बात की है, एक ही कैरेक्टर उठाया है, इसीलिए ये क्रॉस क्या कहलाता है, मोनोहाइब्रिड। और यहाँ पर हाइट कौन सी डोमिनेंट थी, टॉल। एक पेरेंट उसने टॉल हाइट वाला ले लिया और दूसरा पेरेंट उसने ड्वार्फ हाइट वाला ले लिया, ठीक है। अब उसको पता था कि इसके जीन्स कैसे दिखने वाले हैं, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, और ड्वार्फ वाली कंडीशन में क्या होने वाला है, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। जब क्रॉस कराते हैं तो सबसे पहले गैमीट्स बनते हैं नेचुरली। गैमीट्स बनते टाइम ये जो कैपिटल टी और कैपिटल टी यहाँ पर है ये सेपरेट हो जाते हैं। स्मॉल टी और स्मॉल टी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा। जिस तरीके से हम डीएनए को सेपरेट कर रहे थे ना, ये सेम प्रोसेस हो रहा है। डबल थ्रेड वाला स्ट्रक्चर सिंगल थ्रेड में हो रहा है। तो ये भी जो जीन्स के पेयर प्रेजेंट थे ये अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। नाउ देयर आर चांसेस ऑफ ऑब्टेनिंग F1 जनरेशन। कैसे होगी F1 जनरेशन, एक बार देखो, ये वाला जो टी है ये इस वाले टी के साथ भी तो कंबाइन कर सकता है। जब इसके साथ कंबाइन करेगा तो नई जनरेशन वाला बनेगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये वाला इस वाले के साथ भी कंबाइन कर सकता है, तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा दैट विल बी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। वहीं पर ये वाला टी इस वाले के साथ भी तो कंबाइन कर सकता है, तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। सिमिलरली इसके साथ कंबाइन करेगा तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यानी कि जो हमारी F1 जनरेशन आई, जो सबसे पहले हमारे पास नए मटर के प्लांट्स आए होंगे, उन सबके अंदर जो हमें देखने को मिला जेनेटिक स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरीके से था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब उसने देखा, हाइट ऑब्जर्व करी, तो ये सारे के सारे कैसे निकले थे, टॉल प्लांट्स थे। तो इससे प्रूफ होता है कि देखो एक स्मॉल भी आया ना, एक कैपिटल आया है। हमें फर्स्ट जनरेशन में एक पूरा का पूरा पेरेंट जो था वो ड्वार्फ था, वो मिला ही नहीं। मतलब कोई भी ऐसा नए जनरेशन के अंदर प्लांट नहीं दिखा जो कि शॉर्ट हो, बट पेरेंट्स जो थे उनके कॉम्बिनेशन में एक टॉल था और एक शॉर्ट था। फर्स्ट जनरेशन में हमें कोई भी शॉर्ट पेरेंट नहीं मिलता है। अब द क्वेश्चन मस्ट बी अराइजिंग कि ये स्मॉल टी भी तो खुद को एक्सप्रेस कर सकता था, बट यू ऑलरेडी नो कि ये रिसेसिव जीन है। ये खुद को एक्सप्रेस तभी करेगा जब इसके साथ वाला भी कैसा होगा, स्मॉल टी होगा। तो ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। कैपिटल टी जो कि डोमिनेंट है उसने अपना फीचर दिखाया जो कि था टॉल हाइट। तो यहाँ पर खत्म हो जाता है हमारा F1 जनरेशन, किस तरीके से उसने कैरेक्टर्स उठाए थे। अब हमें करना है F2 जनरेशन, यानी कि फर्स्ट जनरेशन तो आ गई हमारे पास। अगर हम एक और जनरेशन प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो उस टाइम पे जो पेरेंट्स होंगे ना, वो उसने फर्स्ट जनरेशन जैसे ही लिए और उनकी सेल्फिंग करा दी। यानी कि ये रिजल्ट था F1 जनरेशन का, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसी की सेल्फिंग कराना, यानी कि इसके जैसे कॉम्बिनेशन के साथ ही इसका क्रॉस करा देना। अब ये F2 जनरेशन बनाने वाले नए पेरेंट्स हो गए और दोनों ही कैसे हैं, टॉल। बट ये टॉल फर्स्ट जनरेशन वाले नहीं है, ऐसे टॉल नहीं है। ये कैसे हैं, इनके दोनों जीन्स अलग अलग हैं, एक डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है। प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, सबसे पहले गैमीट्स बनेंगे यानी कि डीएनए अलग अलग हो जाएगा। तो हमें भी इसको कुछ इस तरीके से डिस्टेंस पे रख देना है जब हम क्रॉस हमारी नोटबुक में दिखा रहे होते हैं। अब ये गैमीट्स बन गए हैं। अब गैमीट्स जब बन रहे हैं तो हमें देखना है कि क्या क्या क्रॉसिंग के चांसेस होते हैं। ये वाला टी उस वाले टी के साथ कंबाइन कर सकता है, this T can combine with this capital T. The combination will be capital T and capital T. ये क्या हाइट देने वाला है बच्चों, टॉल, राइट। अब ये वाला T इस वाले के साथ भी तो कंबाइन कर सकता था, so combination will be capital T and small t.
इस तरीके से यहां पर भी कॉम्बिनेशन हो सकता था, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ मिलकर क्या बनाएंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एंड दिस स्मॉल टी विल कंबाइन विद दिस टी टू गिव स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। यानी कि F2 जनरेशन के अंदर हमें ये वाले कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गैमीट्स ही ऐसे थे। ये वाला टॉल होने वाला है, ये दोनों भी तो टॉल होंगे, क्योंकि कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल वाले टी को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, वो एक डोमिनेंट जीन है। बट स्मॉल टी दोनों ही रिसेसिव है। ये वाली कंडीशन होगी ड्वार्फ वाली। यहाँ पर जो प्लांट आपको दिखेगा वो शॉर्ट हाइट वाला दिखने वाला है। ये जो क्रॉस किया है ये बिल्कुल सेम है यहाँ पर, बस मैंने आपको समझाने के लिए गैमीट्स अलग अलग दिखा दिए हैं। तो आपको पता चला ये जो F2 जनरेशन है, यानी कि सेकेंड जनरेशन आई है, उसमें 3 हमें टॉल मिले और 1 हमें ड्वार्फ मिल गया है, राइट। एक प्लांट हमें मिला है ड्वार्फ, जो कि सबसे पहले वाले जनरेशन में था। वो F2 जनरेशन में जाकर हमें एक प्लांट मिला। जो फर्स्ट जनरेशन आई थी उसमें तो हमें ड्वार्फ मिला ही नहीं था। दिस इज ऑल अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आप हाइट के अलावा कोई भी और कैरेक्टर लेकर भी क्रॉस करेंगे ना, रिजल्ट्स विल बी सेम। F1 जनरेशन में सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर लेकर आने वाले हैं। F2 जनरेशन में सारे के सारे सेम नहीं होंगे, कुछ टॉल होंगे, 75% टॉल होंगे और 25% जो होंगे वो सेकंड पेरेंट, यानी कि जो रिसेसिव कंडीशन वाला पेरेंट है वो होने वाले हैं। एंड नाउ यू नो व्हाई। टेक अ ब्रेक, अपनी नोटबुक के अंदर इस क्रॉस को करके देखो, जो आपको यहां से स्टार्ट करना होगा। आप जो पेरेंट्स लेंगे वो होमोलोगस लेंगे। होमोलोगस का मतलब दोनों जीन्स सेम, प्योर ब्रीड भी बोलते हैं इसको, दोनों जीन्स सेम होंगे। क्या हमने जब सेकेंड जनरेशन का क्रॉस कराया था तब पेरेंट्स प्योर ब्रीड वाले लिए थे या होमोलॉगस लिए थे? सो आंसर इज नो, ये दोनों ही अलग अलग जीन्स हैं। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? हेटेरोलॉगस। बट जब दोनों पेरेंट्स सेम होते हैं तो वो होता है होमोलॉगस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते टाइम आप कोई भी कैरेक्टर उठाइए, यहाँ पर हाइट के अलावा कलर भी उठा सकते हैं। आप क्या देखेंगे? सबसे पहले जो पेरेंट्स लेने हैं वो होमोलॉगस लेने हैं, तभी हमारे पास जो F1 रिजल्ट आएगा उसमें सारे के सारे कैसे आएंगे? टॉल। बट F2 क्रॉस करते टाइम जो पेरेंट्स होंगे वो हम हेटेरोलॉगस लेंगे, जो हमारे F1 जनरेशन का रिजल्ट आया था बेसिकली, और फिर हम उसी के साथ उसकी सेल्फिंग करा देंगे एंड गैमीट्स बनाने के पास हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। डोमिनेंट अलील या डोमिनेंट जीन क्या होता है? जीन हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होता है ना, तो जैसे अगर हम लिखते हैं कैपिटल टी, तो ये दोनों अलील्स हो गए, राइट। तो अब डोमिनेंट अलील क्यों होने वाला है? जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा अगर रिसेसिव ट्रेट के साथ प्रेजेंट है तो भी, मतलब ये भी टॉल वाली कंडीशन थी, ये भी टॉल वाली कंडीशन थी, बट इसने खुद को एक्सप्रेस किया, इसके साथ भी इसने स्मॉल वाला टी का एक्सप्रेशन ही नहीं आने दिया, तो ये वाला डोमिनेंट अलील हो जाएगा। दोनों ही हमें दिखने में तो टॉल लगेंगे, बट क्या इनका जीनोटाइप सेम है? जीनोटाइप क्या होता है? इनका जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन। तो एक तो कैपिटल टी वाला अलील है, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला अलील है। तो जब अलग अलग होते हैं ना दोनों अलील्स, ऐसी कंडीशन को हेटेरो बोलते हैं, हेटेरोजाइगस। और जब दोनों अलील सेम होते हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? होमोजाइगस। नाउ टेक अ मोमेंट एंड देन टेल मी कि स्मॉल टी होमोजाइगस के अंदर आएगा या फिर हेटेरोजाइगस के अंदर आएगा? तो दोनों सेम है तो ऑफ कोर्स इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ होमोजाइगस अलील। सेम वे अगर हम रिसेसिव अलील की डेफिनेशन देखें, इट विल नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ अगर डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है तो, एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल लेटर, जैसे कि स्मॉल टी और प्लांट कैसा था? ड्वार्फ था। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद ना हमें डाईहाइब्रिड क्रॉस करना है। इसका नाम पता है डाईहाइब्रिड क्यों है? मोनोहाइब्रिड में हमने सिर्फ एक कैरेक्टर लिया था जो कि थी प्लांट की हाइट। यहाँ पर हम दोनों कैरेक्टर्स को एक साथ लेकर चलने वाले हैं। कुछ भी वो 2 कैरेक्टर्स होते हैं जो 7 कैरेक्टर्स की लिस्ट मेंडल ने बनाई है, उसमें से आप कोई भी 2 कैरेक्टर्स उठा सकते हो। क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स यूजिंग 2 ट्रेट्स। ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर्स। यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो हम 2 ट्रेट्स लेने वाले हैं वो क्या होने वाला है? शेप और कलर।
जो भी पी प्लांट है उसके सीड्स का हम शेप भी लेंगे और साथ साथ हम कलर की भी बात करेंगे। जो हम शेप लेंगे उसमें एक तो शेप होगी राउंड एंड रिंकल शेप, और दूसरा कलर जो होगा दैट विल बी ग्रीन और येलो। तो राउंड जो था दैट वाज डोमिनेंट शेप जो थी सीड की, और रिंकल जो सीड की शेप थी दैट वाज रिसेसिव कंडीशन इफ यू रिमेंबर। कलर की अगर हम बात करें तो येलो जो था दैट वाज डोमिनेंट एंड ग्रीन जो था दैट वाज रिसेसिव। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सा क्रॉस आपको दिख रहा होगा, इसको देखकर बिल्कुल डरना नहीं है। आई विल सिंप्लीफाई इट फॉर यू, बट सबसे पहले हम यहाँ पर कंडीशंस देख लेंगे पेरेंट्स की। अगर हम पेरेंटल जनरेशन देखें तो हम सबसे पहले क्रॉस करवाने वाले हैं, हम पेरेंट्स लेंगे, राइट। हमने सबसे पहले जो पेरेंट उठाया उसमें से एक था राउंड और येलो, यानी कि दोनों डोमिनेंट कंडीशंस हमने एक साथ ले ली। सीड की बात करें, पहले हमने मोनोहाइब्रिड में कैसे लिया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक ही ट्रेट की बात कर रहे थे, हाइट की बात कर रहे थे। यहाँ पर राउंड इज फॉर शेप एंड येलो इज फॉर कलर, तो यहाँ पर दो कैरेक्टर्स आ गए ना। ठीक है, यहाँ डोमिनेंट वाली कंडीशन, यहाँ पर रिसेसिव वाली कंडीशन, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब जब पेरेंट्स आते हैं तो सबसे पहले हमें गैमीट्स बनाने होते हैं, दैट इज द फर्स्ट स्टेप जो हमें गैमीट्स बनाने वाले होंगे। तो आप अपनी नोटबुक भी निकाल लीजिए और उसमें साथ साथ करते रहिए कि गैमीट्स कैसे बनने वाले हैं। टू सिंप्लीफाई द होल कॉन्सेप्ट लेट अस अंडरस्टैंड, हमने जो पेरेंट्स लिए वो कैसे थे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। देन हम रिसेसिव वाले पेरेंट्स लिखेंगे स्मॉल आर, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, राइट। तो आप अपनी नोटबुक में कुछ इस तरीके से कैरेक्टर्स को लिख लीजिए। अब हमें क्या बनाने हैं, इसके गैमीट्स बनाने हैं। दोनों पेरेंट्स थे तो गैमीट्स बनाने के लिए हम सबसे पहले तो इनको अलग अलग करके लिख देते हैं, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, गैप करके हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। अब गैमीट्स बन गए हैं, बट ये आपस में भी एक तरीके से रिकम्बाइन करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे दो कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो कैपिटल आर है ना, वो इस वाले के साथ मर्ज करके क्या बनाएगा, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। बट ये इसके साथ भी तो मिक्स हो सकता था, दो कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी वैसे क्या ही बनता, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। ये वाला आर भी इसके साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। चार कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, राइट। ये दोनों के साथ करेगा और ये भी दोनों के साथ करेगा। सेम वे यहाँ पर कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे हमारे पास, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई वाले 4 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। तो ये है हमारे पास एक्चुअल गैमेट्स। नाउ वी आर गोइंग टू क्रॉस देम। हमारे पास जैसे कैपिटल टी और टी वाले कॉम्बिनेशंस आए थे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम तरीके से हमने इसको कंबाइन करना है। हम यहाँ पर F1 जनरेशन बना रहे हैं। F1 जनरेशन बनाने में क्या चांसेस होंगे कि ये वाला जो पेरेंट है वो इस वाले पेरेंट के इस वाले कॉम्बिनेशन के साथ कंबाइन कर सकता है। क्या बनने वाला है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही कॉम्बिनेशन बनेगा। और जब हम इसको इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो भी यही कॉम्बिनेशन बनेगा। मतलब हमें इस वाले को इन चारों के साथ कंबाइन करके जो आंसर आएगा, फिर इस वाले को चारों के साथ कंबाइन करके, सेम वे हम 4 कॉम्बिनेशंस को इन सारे 4 कॉम्बिनेशंस के साथ एक एक करके कंबाइन करेंगे। हम कंबाइन नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, वो चांसेस हैं जो प्रोजनी आएगी, जो F1 जनरेशन आएगी, उसमें कुछ भी गैमेट किसी के साथ भी मिक्स होकर नई प्रोजनी बना सकता है, राइट। तो हमारे पास चांसेस जो आते हैं हम वो लिखते हैं। हमारे पास जो F1 जनरेशन आएगी उसमें सब के अंदर हमें आर और वाई वाई मिलेगा। इसलिए आपके एनसीईआरटी में एक ही बार लिखा हुआ है, क्योंकि टोटल जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो 16 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। 16 रिजल्ट आए हमारे पास आर एंड वाई वाई। देखो ये जब चारों के साथ करेगा तो 4, फिर उसके बाद ये वाला जब चारों के साथ करेगा तो 4, ये वाला चारों के साथ करेगा 4, और ये वाला चारों के साथ करेगा तो भी तो 4 आएगा। तो टोटल कितने आ गए हमारे पास, 16 F1 प्रोजनी के नंबर आ जाते हैं। ठीक है, ओके। नाउ 16 हमारे पास F1 जनरेशन वाले चांसेस आ गए। अब ये दिखने में कैसे होगा बच्चों, इट विल बी राउंड एंड येलो। इसका मतलब जो सीड आने वाला है दैट विल बी राउंड एंड येलो इन कलर। उसका कलर भी कैसा होगा, येलो कलर का। तो हमारे पास F1 प्रोजनी में रिसेसिव पेरेंट वाला एक भी कॉम्बिनेशन नहीं आया, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हुआ था। एक भी कॉम्बिनेशन हमारे पास स्मॉल टी नहीं आया था F1 जनरेशन के अंदर। सेम इज हैपनिंग इन डाईहाइब्रिड क्रॉस। F1 जनरेशन के अंदर हमें कोई भी रिसेसिव वाली कंडीशन मिली नहीं।
अब करते हैं हम अनदर क्रॉस फॉर प्रोड्यूसिंग F2 जनरेशन। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर हमें F2 जनरेशन क्रिएट करनी है तो उसके लिए जो हमारे पास F1 जनरेशन का रिजल्ट आता है उसकी सेल्फिंग कराते हैं। मतलब अब जो हमारे पास पेरेंट्स होने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे और इसी के साथ जैसे जो कॉम्बिनेशन होगा हम क्रॉस करा देंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर F2 जनरेशन के लिए हमारे पेरेंट्स कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y क्रॉस्ड विद कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। याद रखना है इसको सेल्फिंग भी बोलते हैं। तो अगेन हम सबसे पहले क्या बनाने वाले हैं, यहाँ पर गैमीट्स बनाने वाले हैं। जब हम यहाँ गैमीट्स बनाएंगे तो ये वाला R इस वाले Y के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, कैपिटल R एंड कैपिटल Y। बट ये छोटे वाले Y के साथ कंबाइन भी तो कर सकता है, तो कैपिटल R और स्मॉल y। जब स्मॉल r कंबाइन करेगा तो एक बार कैपिटल के साथ और एक बार स्मॉल y के साथ सेम कंडीशन यहाँ पर भी क्रिएट होगी, सेम गैमीट्स बनेंगे। तो वंस विद कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R एंड स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r एंड स्मॉल y, ये हमारे पास गैमीट्स बन गए। जिससे कि हमारी कोई मिस्टेक ना हो हम एक पुनेट स्क्वायर से इसको क्रॉस कर सकते हैं। हम पुनेट स्क्वायर पहले भी यूज़ कर सकते थे बट यहाँ पर हम अच्छे से पुनेट स्क्वायर यूज़ करेंगे। क्या होता है पुनेट स्क्वायर, एक इस तरीके से हम बॉक्स बनाएंगे। हमारे पास कितने गैमीट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड, 4, राइट हैंड साइड कितने गैमीट्स हैं, 4। तो हम क्या करेंगे, इन गैमीट्स को यहाँ पर लिख देंगे ताकि हम जो भी क्रॉस करें तो हमारा कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक आए। तो एक बार हम इस तरीके से कंबाइन, राइट। नाउ वी विल राइट ऑल दीज कॉम्बिनेशंस। ये लेफ्ट हैंड साइड वाली है, आप इसको यहाँ लंबा लिख लीजिए। ये राइट हैंड साइड वाले पेरेंट्स हैं, आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए। क्या कॉम्बिनेशन है हमारे पास, ध्यान से करना है इसको, यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि आगे फिर आपका रिजल्ट गलत आ सकता है। कैपिटल R विद कैपिटल Y कैपिटल R विद स्मॉल y स्मॉल r विद कैपिटल Y एंड स्मॉल r विद स्मॉल y, राइट। दीज आर द गैमीट्स। अब हम इसको क्रॉस कराते हैं। लेट मी चेंज द पेन फॉर यू। इसको और इसको मिलाएंगे तो कैपिटल R एंड कैपिटल R कैपिटल Y एंड कैपिटल Y, राइट। जब ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो हमारा कॉम्बिनेशन आ जाएगा कैपिटल R एंड कैपिटल R कैपिटल Y एंड स्मॉल y। जब ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन आएगा, चेक करते रहोगे साथ साथ। देन कैपिटल R एंड कैपिटल Y, राइट। अब हम जल्दी से इसको कर लेते हैं। यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड डू इट योर सेल्फ। एक बार आप स्क्रीन को पॉज करके फटाफट से खुद कर लो। नाउ दीज ऑल आर द कॉम्बिनेशंस जो हमें F2 जनरेशन के अंदर मिलने वाले हैं। तो हमें बहुत सारे सीड्स मिले, 16 कॉम्बिनेशंस मिले हैं। अब हम देखेंगे इसमें कौन सा किस तरीके से दिखने वाला है। ये है राउंड और ये है येलो। तो हम लिख लेते हैं कि कितने राउंड और येलो हमें मिलने वाले हैं। ये वाला राउंड येलो है क्लियरली, ये वाला ये तो राउंड ही देगा, और ये y डोमिनेंट है स्मॉल वाले के ऊपर, तो ये भी कैसा बनेगा, राउंड एंड येलो। तो राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो और ये भी राउंड एंड येलो, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल R स्मॉल r के ऊपर डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है, तो राउंड एंड येलो ही आने वाला है इसमें। ये भी राउंड एंड येलो आएगा। ये कैसा देगा आप, राउंड एंड स्मॉल y एक साथ आया हुआ है, इसका मतलब ये ग्रीन कलर देने वाला है। तो दिस विल बी राउंड एंड ग्रीन, तो यहाँ हम 2 लिख देते हैं। दिस विल बी राउंड एंड येलो, तो हम 1 लिख देंगे। एंड दिस विल बी राउंड एंड ग्रीन, तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं ताकि हम बाद में इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। हम यहाँ साथ साथ पहले भी लिख सकते हैं कि 1 जहाँ हमने लिखा है दैट इज फॉर राउंड एंड येलो, जहाँ हम 2 लिख रहे हैं दैट इज फॉर राउंड एंड ग्रीन। जहाँ हम रिंकल्ड और येलो वाले कॉम्बिनेशंस लिखेंगे वहाँ पर हम 3 लिख देंगे। हम नंबर सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, और 4 में हम रिंकल्ड ग्रीन वाले कॉम्बिनेशंस लिख देंगे। सो लेट्स सी, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है अगेन राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो, ये स्मॉल r आ गया पहली बार इसमें, तो ये रिंकल्ड हो जाएगा। रिंकल्ड बट कैपिटल Y है तो क्या हो जाएगा, येलो 3। ये भी रिंकल्ड एंड येलो, ये वाला कॉम्बिनेशन राउंड एंड येलो एक और मिल गया, बहुत सारे राउंड एंड येलो मिले हैं हमें। दिस विल बी राउंड एंड स्मॉल वाला जो आ गया मतलब ग्रीन, तो 2 लिख देते हैं यहाँ पर। दिस विल बी रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो के लिए हम 3 लिख रहे हैं, और रिंकल्ड और ग्रीन के लिए हम 4 लिख रहे हैं। सिर्फ एक रिंकल्ड और ग्रीन आया हमारे पास, बाकी सारे हम काउंट कर लेंगे एक बार। कितने 1 हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हमारे पास कॉम्बिनेशन आए हैं जो कि राउंड एंड येलो है।
काउंटिंग लिख रहे हैं हम, 9 हमारे पास ऐसे सीड्स आए हैं विच आर राउंड एंड येलो। अच्छा 2 कितने हैं हमारे पास, 1 2 एंड 3, 3 हमारे पास कॉम्बिनेशन आए हैं जो राउंड एंड ग्रीन है, हम यहाँ पर लिख लेंगे 3। उसके बाद रिंकल्ड और येलो कितने हैं, जहाँ पे हमने 3 लिखा है, दिस वन एंड दिस वन, 3 कॉम्बिनेशंस आए हैं, तो रिंकल्ड येलो वाले भी कितने हैं, 3। उसके बाद रिंकल्ड और ग्रीन हमारे पास कितने आए हैं, जस्ट 1। टोटल हमारे पास अभी भी देखो कितने आएंगे, 16 कॉम्बिनेशन, 16 में से 9 हमारे पास राउंड एंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल येलो एंड रिंकल ग्रीन है हमारे पास 1। तो इन चारों का रेशियो अगर हमसे पूछा जाए F2 जनरेशन का, वो कितना आया है, 9:3:3:1। दिस इज फॉर F2 जनरेशन। अगर हम F1 जनरेशन देखें तो हमारे पास ऑल राउंड एंड येलो सीड्स आए थे, बट यहाँ पर ऑल सीड्स आर not same, there is ratio 9:3:3:1. Here we have very happy seeds for you who are dancing for whatever combination they have got. So to again repeat for you, ये हमारा बड़ा फेयर सा पुनेट स्क्वायर है जो इस तरीके से आपको लिखकर आना है अपने एग्जाम में। आप जब डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पूछा जाएगा या F2 क्रॉस अगर आपको कभी करना होता है तो आप पुनेट स्क्वायर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके कॉम्बिनेशंस हो गए एंड दिस इज नोन एज फिनोटिपिक रेशियो। नाउ अंडरस्टैंड 2 टर्म्स, देयर इज अ फिनोटिपिक रेशियो और दूसरा होता है जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है वो कैरेक्टर्स जो हमें हमारी आई से नॉर्मली दिख रहे हैं, और जीनोटाइप का मतलब होता है जो उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन है। मतलब अगर हम ये वाला राउंड और येलो देखें और ये वाला राउंड और येलो देखें, ये अलग है एक दूसरे से, मतलब इनका जीनोटाइप अलग है। ये तो दोनों आर कैपिटल आए और यहाँ पर एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, राइट? तो ये दोनों अलग अलग जीनोटाइप के। बट अगर हम फिनोटाइप देखें तो दोनों राउंड और येलो ही तो दिखाएंगे हमें, दैट इज कॉल्ड फिनोटिपिक रेशियो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो आप जीनोटाइप लिख सकते हो, बट इसके अंदर आपको जीनोटाइप नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ फिनोटिपिक रेशियो लिखना है। अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो हमारे पास F2 जनरेशन में रिजल्ट आया था 3:1। कुछ इस तरीके से रिजल्ट आया था हमारे पास, कैपिटल T स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। इसमें ये वाला और ये वाला तीनों ही टॉल थे, बट क्या ये तीनों टॉल सेम है? नहीं, राइट? ये होमोजाइगस कंडीशन है और ये दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो 3:1 तो इसका फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा जो हमें दिख रहा है बेसिकली। बट अगर हम इसका जीनोटिपिक रेशियो लिखना चाहें तो ये वाला कॉम्बिनेशन इकलौता है इसके अंदर, और कैपिटल T और स्मॉल t वाले 2 हैं। ये दोनों ही टॉल हैं बट इनका जीनोटाइप अलग है, और फिर ड्वार्फ वाला तो अलग है ही है 1। तो तब रेशियो बन जाएगा हमारे पास 1:2:1। ये जीनोटिपिक रेशियो है और वो फिनोटिपिक रेशियो है। अगर आप सीड्स को बहुत अच्छे से नोटिस करना चाहते हो तो यू कैन पॉज योर स्क्रीन और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से सीड्स की जो शेप और कलर है वो अलग अलग निकल के आएगा। उसके बाद हमें पढ़ना है व्हाट आर द 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो बेसिकली 3 लॉज हैं जो हमने क्रॉस से सीखा या फिर मेंडल ने हमें एक स्टेटमेंट दी। जो पहला लॉ है दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? दैट कैरेक्टर्स जैसे कि हाइट, शेप, कलर, ऑल दोज आर कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड जीन्स। तो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। अगर स्मॉल टी वाला जीन आ गया तो जो हाइट होगी प्लांट की वो ड्वार्फ होगी। अगर कैपिटल टी वाला जीन आ गया तो जो हाइट होगी वो टॉल होगी। और अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी भी आया है तो क्योंकि एक डोमिनेंट है तो हाइट कैसी होगी? टॉल होगी। हेटेरोजाइगस कंडीशन यानी कि कैपिटल T और स्मॉल t जैसी कंडीशन के अंदर 1 पेयर ऑफ जीन विल डोमिनेट द अदर पेयर ऑफ जीन। एक पेयर जो है वो दूसरे के ऊपर डोमिनेट करेगा। कौन सी कंडीशन में? हेटेरोजाइगस कंडीशन में। यही था लॉ ऑफ डोमिनेंस। दोनों पॉइंट्स आप लिख कर आएंगे कि एक जो अलील है वो दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होता है। सेकेंड लॉ क्या कहता है हमारे पास? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो सेग्रीगेशन टर्म है इसका मतलब होता है सेपरेशन। लॉ ऑफ सेपरेशन क्या कहता है? जब एलील्स एक साथ आए हैं यानी कि कैपिटल T और स्मॉल t, दे विल नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। वो मिक्स होकर कोई नया ब्लेंड करके स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं। इट स्टेट्स दैट 2 alleles कोडिंग फॉर द सेम ट्रेट सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। तो आप इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तो जो कैपिटल T और कैपिटल T स्मॉल t वाला कॉम्बिनेशन था, ये कुछ भी एक तरीके से ब्लेंड होकर डायरेक्टली मिक्स नहीं हो रहे थे। सबसे पहले क्या हो रहा था? इनका गैमीट्स बन रहे थे, ये आपस में सेपरेट हो रहे थे।
ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, गैमीट्स बनने को क्या बोलते हैं? एक्चुअली इट इज़ अ लॉ विच इज़ नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ सेपरेशन, जिसमें अलील्स जो है वो फ्यूज होने से पहले सेपरेट होते हैं। उसके बाद जो थर्ड लॉ है दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब तो आपको पता ही है, एंड असॉर्टमेंट एज इन कॉम्बिनेशन। यहाँ पर इसका मतलब क्या होने वाला है इस लॉ का, दैट जीन्स फाउंड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। जो जीन्स मिले हैं क्रोमोसोम के ऊपर वो इंडिपेंडेंटली आगे जाने वाले हैं, यानी कि एक दूसरे से कुछ मिक्स नहीं हो जाएंगे या ब्लेंड नहीं हो जाएंगे। लेट मी गिव अनदर एग्जांपल। ये डीएनए था, राइट? यहाँ पर इसके ऊपर जीन्स थे, हर जीन किसी कॉम्बिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मान लो ये RR वाला कॉम्बिनेशन था और यहीं पर YY वाला कॉम्बिनेशन था, तो ये वाला खुद अलग से अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, यानी कि ये तो हो गई सीड की शेप। और YY कलर्स के लिए आ रहे थे बेसिकली, तो ये हो गया कलर। तो ये दोनों ही जीन्स मिक्स होकर नहीं आने वाले हैं आगे, ये दोनों ही अपना इंडिविजुअल एक्सप्रेशन आगे देंगे। आपने देखा ना, जो हमारे पास सीड्स आए थे उसमें ग्रीन और रिंकल्ड एक साथ हो गया था, राउंड येलो, 4 अलग अलग कॉम्बिनेशंस हमारे पास बन गए थे। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, ये लॉ है हमारे पास, ये प्रूवन है कि जो जीन्स सेपरेट क्रोमोसोम पे हमें मिल रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली आगे जाएंगे। दैट कैन बी प्रूव्ड यूजिंग डाई हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बार बार ये क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे हो सकता है, यानी कि हम कैसे पता लगा सकते हैं दैट द चांसेस ऑफ द चाइल्ड इज गोइंग टू बी अ बेबी बॉय और अ बेबी गर्ल। तो सबसे पहले हम पेरेंट्स को देख लेंगे। मदर इज होमोजाइगस वाली कंडीशन, X एंड X क्रोमोसोम होता है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लास्ट क्रोमोसोम का पेयर जो है XX वो कुछ इस तरीके से होगा मदर के अंदर। एंड इन केस ऑफ फादर हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, एक X होगा और दूसरा Y होगा। अब हम डायरेक्टली तो फ्यूज नहीं करा देंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले गैमीट्स बनाएंगे। ये वाले फीचर्स लिखना भी ज़रूरी होता है जब आप एक क्रॉस कर रहे होते हो। हमने गैमीट्स बनाए और दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। नाउ देयर आर चांसेस कि ये वाला X इस वाले X के साथ कंबाइन करेगा और ये कॉम्बिनेशन बनाएगा, ये वाला इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, X एंड X। जब ये वाला इसके साथ कंबाइन करेगा तो X एंड Y, और ये वाला इसके साथ करेगा तो X एंड Y। इट मीन्स XX क्या देगा हमें, फीमेल चाइल्ड, और XY क्या देगा हमें, मेल चाइल्ड। 4 में से 2 कॉम्बिनेशन फीमेल के हैं और 2 कॉम्बिनेशन मेल के हैं। इसका मतलब 50-50% चांसेस आर देयर कि 50% चांसेस ऑफ मेल चाइल्ड एंड 50% चांसेस ऑफ फीमेल चाइल्ड। हाफ हाफ ही होता है दोनों का, जो जेंडर का चांसेस होते हैं, कौन से जेंडर के चांसेस होने हैं, दैट इज हाफ हाफ इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन ऑल द केसेस एक्चुअली। 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल चाइल्ड एंड 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल चाइल्ड। तो जब ये क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले तो क्रोमोसोम को एक्सप्लेन करके आएंगे कि मेल और फीमेल में किस तरीके से कंडीशन है, एक में होमोजाइगस है तो एक में हेटेरोजाइगस है। उसके बाद जब कॉम्बिनेशन होता है तो 50% चांसेस होते हैं दोनों ही जेंडर्स। डू यू नो दैट इन सम एनिमल्स टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। मतलब टेम्परेचर से पता चलेगा दैट इट इज गोइंग टू बी मेल और फीमेल। देख लेते हैं ये किसका एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें टर्टल्स की, तो अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो उस टाइम पे जो टर्टल्स का बर्थ होगा दैट विल बी फीमेल टर्टल्स। अगर 28 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर है तो दैट विल गिव बर्थ टू मेल टर्टल्स। तो टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, बट टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि मेल टर्टल होने वाला है या फीमेल टर्टल होने वाला है। इसके अलावा जो दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है दैट इज ऑफ मॉनिटर लिजर्ड्स। अगर हाई टेम्परेचर है तो मेल लिजर्ड्स विल बी बॉर्न। इसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑक्टोपस का। ऑक्टोपस में क्या होता है बेसिकली, इसमें टेम्परेचर से फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसमें आसपास के एनवायरनमेंट से फ़र्क पड़ रहा है। देखते हैं एक बार। प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फीमेल्स विल कॉज सम ऑफ द फीमेल्स टू बिकम मेल और वाइस वर्सा। मतलब अगर फीमेल्स के आसपास बहुत सारी फीमेल्स हो गई हैं तो उनमें से कुछ फीमेल्स जो हैं वो अपने आप को चेंज करके मेल्स में भी चेंज हो जाती हैं, एंड अपोजिट कंडीशंस भी एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम का ही रोल नहीं है, एनवायरनमेंट का भी कभी कभी रोल होता है इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इट इज़ गोइंग टू बी मेल और इट इज़ गोइंग टू बी फीमेल। दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट क्लियरली।
यहाँ पर अगर हम देखें तो ये किस किस के अंदर हमें दिखता है, मॉलस्क के अंदर, ऑयस्टर्स, कटल फिश, स्नेल्स, ऑक्टोपस, इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर देख रहे हो ना, बहुत सारी फीमेल्स एक साथ प्रेजेंट थी एंड यहाँ पर कुछ मेल्स ने खुद को टर्न करके किस में चेंज कर लिया, ऑक्टोपस, मेल ऑक्टोपस के अंदर चेंज कर लिया। नाउ बिफोर मूविंग टू एवोल्यूशन आई हैव एन एनसीईआरटी प्रॉब्लम फॉर यू। लेट्स से एक ट्रेट ए है that is existing in 10% of population of an asexually reproducing species। तो asexually reproducing species asexual organisms हैं और 10% population के अंदर trait A exist कर रहा है। वो कोई भी कैरेक्टर हो सकता है जो सिर्फ और सिर्फ 10% population के अंदर हमें दिख रहा है। उसके बाद है and a trait B exists in 60% of the same population। Which trait is likely to have arisen earlier? 60% पॉपुलेशन के अंदर एक कैरेक्टर दिख रहा है, 10% के अंदर एक कैरेक्टर दिख रहा है, दोनों ही एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज हैं। तो कौन सा ऐसा ट्रेट है जो पहले आया होगा उसके अंदर? सो वेरी सिंपल आंसर, जो 60% हमें दिख रहा है, सबसे पहले तो हम एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, उनके अंदर वेरिएशन के चांसेस बहुत कम होते। तो जो 60% आया हुआ है, जो इतना ज़्यादा ट्रेट एग्जिस्ट कर रहा है किसी स्पीशीज़ के अंदर, वो ज़्यादा अमाउंट में आया होगा, ज़्यादा पहले आया होगा। 10% जो आया है वो तो बहुत बाद में आया होगा क्योंकि उसका अमाउंट ही बहुत कम है। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी आर कमिंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का नाम लिया और यहाँ पर इनकी फोटो है। डू यू नो हु इज? ही इज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट, इनका नाम है चार्ल्स डार्विन। अब इन्होंने ही एवोल्यूशन को स्टार्ट किया था, एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स ये थे जो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, एवोल्यूशन इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस। एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें धीरे धीरे कुछ बदलाव आते रहते हैं, कुछ चेंजेस आते रहते हैं, विच टेक्स प्लेस इन द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। वो बदलाव किस में आए होंगे? पुराने ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ बदलाव आए होंगे और वो बदलाव हर जनरेशन के अंदर इकट्ठे होते रहते हैं, मॉडिफाई होते रहते हैं और फिर हमें लास्ट वाली जनरेशन के अंदर एवोल्यूशन देखने को मिलता है। चार्ल्स डार्विन इज नोन एज द फादर ऑफ एवोल्यूशन क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए थे हमें एवोल्यूशन के। ये आपकी एक एनसीईआरटी की पिक्चर है। तो एवोल्यूशन को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले इस पिक्चर का एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर ये जो आपको रेड और ग्रीन कलर के और ब्लू कलर के जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स दिख रहे हैं वो बेसिकली बीटल्स है और आसपास तो क्रोज की फिगर्स हैं। तो अगर हम सबसे पहले इस वाले फ्लो चार्ट को देखें तो यहाँ पर बहुत सारे रेड बीटल्स हैं और उनमें सिर्फ एक ऐसा बीटल है दैट इज ऑफ ग्रीन कलर। तो लेट्स से वेरिएशन की वजह से सबका कलर रेड था, बट वेरिएशन हुई और एक का कलर कैसा हो गया? ग्रीन कलर का हो गया। अब जब ग्रीन वाले ने रिप्रोड्यूस किया तो उसके जैसे और ग्रीन बीटल्स मिल गए, राइट? नाउ जो क्रोज थे उनका बहुत टेस्टी फूड होता है बीटल्स। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट वाले स्टेप में ग्रीन की पॉपुलेशन ज़्यादा होती जा रही है और लास्ट वाले चार्ट में तो रेड वाले हमें दिख ही नहीं रहे। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस। एक्चुअली क्रोज को रेड बीटल्स तो बहुत अच्छे से दिख रहे थे, बट ग्रीन बीटल्स क्योंकि वो ग्रास में मिक्स हो जाएंगे या फिर लीव्स के अंदर मिक्स हो जाएंगे तो क्रोज को उनको देखने में प्रॉब्लम होगी। रेड वाले दूर से ही स्पॉट हो जाएंगे और अगर किसी के चांसेस हैं डिनर बनने के तो ऑफ कोर्स रेड वाले बीटल्स के ज़्यादा हैं। तो हमने धीरे धीरे क्या देखा कि रेड वालों की पॉपुलेशन कम हो रही है और लास्ट में रेड वाले बीटल्स बचे ही नहीं क्योंकि ग्रीन वाले बीटल्स क्रोज खा ही नहीं पा रहे थे, उनको दिख ही नहीं रहे थे एंड दे केप्ट ऑन रिप्रोड्यूसिंग एंड लास्ट में रेड वाली पॉपुलेशन से हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वाली पॉपुलेशन मिली। इसको क्या बोलते हैं? देयर इज़ द प्रोसेस जिसमें नई स्पीशीज बनी है, इसको स्पेसिएशन बोलते हैं और यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। इसको डिटेल में देखते हैं एक बार। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? जब नेचर सिलेक्ट करता है किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज को आगे ग्रो करने में। ग्रीन वाले बीटल्स को एक एडवांटेज मिला था नेचर के अंदर कि वो छुप गए थे और क्रोज को दिख नहीं रहे थे और वो उनका खाना नहीं बन पा रहे थे। तो ग्रीन वाले बीटल्स ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाए एज कंपेयर टू रेड बीटल्स। द कंक्लूजन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वॉज दैट ग्रीन बीटल्स आर नेचुरली सिलेक्टेड, नेचर ने सिलेक्ट किया उनको एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि ग्रीन कलर के जो बीटल्स बने थे दैट वाज बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस। उनके ग्रीन कलर को हमारे नेचर के अंदर एडवांटेज मिला और फिर वो प्रोसेस बन गया नेचुरल सिलेक्शन, उन्हीं की स्पीशीज कंटिन्यू होती रही। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है जिसमें क्या हुआ
देयर वर सो मैनी ग्रीन बीटल्स और उनके बीच में ना एक ब्लू कलर का बीटल था, मे बी बिकॉज ऑफ वेरिएशन। अब इस ब्लू कलर के बीटल ने जब रिप्रोड्यूस किया तो उसके जैसे और ब्लू कलर के बीटल्स बने। और हमने क्या देखा इस पिक्चर के अंदर, दैट जहाँ पर ग्रीन कलर के बीटल्स हैं वहाँ पे एक एलिफेंट ने इनके ऊपर पैर रख दिया और सारे के सारे ग्रीन बीटल्स जो थे वो क्रश हो गए, बेचारे सारे के सारे मर गए और सिर्फ कौन से बचे, ब्लू कलर के बीटल्स। और उनको एक सर्वाइवल एडवांटेज मिल गया। यहाँ पर क्रो वाला कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। क्रो वाला कॉन्सेप्ट हमने नेचुरल सिलेक्शन में देखा था। इस वाले हमने क्या देखा, दैट बिकॉज ऑफ अ सिंपल एक्सीडेंट, बेसिकली ये कहीं भी हो सकता था, एक एक्सीडेंट की वजह से ग्रीन कलर के बीटल्स खत्म हो गए। यहाँ पे रेड कलर के बीटल्स भी हो सकते थे। तो एक स्पीशीज कंप्लीटली यहाँ पर खत्म हो जाती है और दूसरी स्पीशीज ग्रो करने लग जाती है। जब इस तरीके से एक्सीडेंटली किसी स्पीशीज का ग्रोथ होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। So we can say that accidents can change the frequency of some genes even if they do not get any survival advantage। अगर हम फिर से देखें तो ब्लू कलर के बीटल्स को कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिल रहा था। जितने रेड कलर के बीटल्स क्रो को दिखते उतने ही ब्लू कलर के बीटल्स भी क्रो को दिखते, बट फिर भी हमने लास्ट में क्या देखा कि रेड और ग्रीन कलर के बीटल्स के ऊपर एलिफेंट ने पैर रख दिया था जिसकी वजह से वो खत्म हो गए, बट ब्लू कलर के बीटल्स फॉर्चुनेटली लक की हेल्प से बच गए। जब इस तरीके से कोई कंडीशन हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती है और नई स्पीशीज बनती है, दैट कंडीशन इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर इसकी हम एनसीईआरटी डेफिनेशन देखें, एक्सीडेंट्स कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सम जीन्स even if they do not get any survival advantage, it is known as genetic drift। आपने सुना तो होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो भी हमारे नेचर में सब ऑर्गेनिज्म से फाइट कर पा रहा है, अपने सर्वाइवल को प्रूव कर पा रहा है, वही लाइफ को कंटिन्यू कर पाता है। अगर कोई वीक ऑर्गेनिज्म है, दैट विल डाई। बट जेनेटिक ड्रिफ्ट वाले केस में ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ लक की हेल्प से कोई स्पीशीज बच पा रही है या फिर लाइफ कंटिन्यू कर पा रही है, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। दिस इज अनदर एग्जाम्पल, जो थर्ड वाला चार्ट था हमारा। रेड वाले जो बीटल्स थे, यहाँ पर एक प्लांट के अंदर डिसीज आ गया, जिस प्लांट को ये खाते थे उसमें कोई डिसीज लग गया और रेड वाले बीटल्स उस प्लांट को नहीं खा पा रहे हैं। अब क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो उनकी हेल्थ खराब हो गई है और वो वीक हो गए हैं। बट जैसे ही प्लांट में से वो डिसीज एलिमिनेट हो जाएगा तब वो फिर से ग्रो कर जाएंगे और हेल्दी हो जाएंगे। सो ऐसी कंडीशंस भी नेचर में एग्जिस्ट कर रही हैं जो एवोल्यूशन को प्रमोट करती हैं। बुशेस यानी कि यहाँ पर जो प्लांट्स हैं जिनके ऊपर वो सर्वाइव कर रहे हैं, सफर फ्रॉम प्लांट डिसीज। सो एवरेज वेट ऑफ बीटल्स वाज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ देयर पुअर नरिशमेंट। देन नंबर ऑफ बीटल्स केप्ट ऑन रिड्यूसिंग, इसमें बीटल्स का अमाउंट कम होता गया क्योंकि उनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा था। कुछ मर रहे थे तो कुछ की हेल्थ खराब हो रही थी। नंबर एंड एवरेज वेट ऑफ बीटल्स इंक्रीजेज अगेन व्हेन वी विल सी, जब प्लांट डिसीज एलिमिनेट हो गया तो वो फिर से ग्रो कर गए अपनी कंडीशन के अंदर। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि क्या हम इसको जेनेटिक चेंज का नाम दे सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जीन्स में चेंज नहीं आया है, कोई कलर चेंज नहीं हुआ। सो दिस वाज सिंपली अ नॉन जेनेटिक एग्जाम्पल। इसके बाद हमें बात करनी है स्पेसिएशन की। स्पेसिएशन टर्म का मतलब होता है जब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नई स्पीशीज बनती हैं। तो अभी जो हमने बीटल्स वाला कॉन्सेप्ट देखा था उसमें रेड कलर के बीटल्स के अंदर एक ग्रीन बीटल आ गया था वेरिएशन की वजह से, एंड उसको एडवांटेज मिला और वो ग्रो करती गई और नई स्पीशीज बन गई, पूरे के पूरे बीटल्स ग्रीन कलर के हो गए। तो नई स्पीशीज का बनना ही होता है स्पेसिएशन, जो कि बहुत सारे स्टेप्स की हेल्प से हमारे नेचर में होता है। अगर हम एनसीईआरटी डेफिनेशन देखें, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है बाय विच new species are formed। But for those who don't know what are species, species वो ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। There are so many species of birds, right? But not all of them can reproduce among themselves। अब बहुत सारे टाइप्स की बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, वो टाइप्स ही एक्चुअली स्पीशीज है। उनमें से स्पीशीज वही कहलाएगी जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एक बार हम एनसीईआरटी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन रिप्रोड्यूस विद वन अनदर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स एंड इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर और अदर ऑर्गेनिजम्स। तो रिप्रोडक्शन इज द मेन क्राइटेरिया जिसकी वजह से हम स्पीशीज डिसाइड करते हैं।
अब हमें देखना है कि नई स्पीशीज जो बनती है वो किस किस प्रोसेस के थ्रू बन सकती है। सबसे पहला यहाँ पर टर्म है जीन फ्लो। जीन फ्लो क्या होता है? इट कैन अकर्स बिटवीन पॉपुलेशन दैट आर पार्टली बट नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड, मतलब स्पीशीज जो अलग अलग हो गई हैं किसी रीजन की वजह से, उनके अंदर चांसेस होते हैं नई स्पीशीज बनने के। अभी हम देखेंगे कैसे। एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ जीन फ्लो और ट्रांसफर ऑफ जीन्स हम उसको बोल सकते हैं। सो लेट्स इमेजिन देयर आर सो मेनी बर्ड्स इन एन एनवायरमेंट। बहुत सारी बर्ड्स होती है, ठीक है। उन सारी बर्ड्स को, वो अभी एक ही स्पीशीज है, सिंगल स्पीशीज है, बट उनको बहुत सारे आइलैंड मिल गए और उन्होंने डिसाइड किया दैट दे विल माइग्रेट। तो वो हर एक आइलैंड पे जाने का डिसाइड करते हैं। तो दे फॉर्म ग्रुप्स। कुछ ग्रुप्स चले गए आइलैंड 1 पे, कुछ ग्रुप्स चले गए आइलैंड 2 पे और कुछ ग्रुप्स चले गए आइलैंड 3 के ऊपर। अब वो इतने दूर थे आइलैंड्स कि आपस में वो मिक्स ही नहीं हो पाए। जो स्टार्टिंग में ग्रुप निकला था वो बाद में जाकर मिल ही नहीं पाया एक दूसरे से। अब वो क्योंकि मिल नहीं सकते थे और लाइफ तो कंटिन्यू करनी है, तो 3 नए ग्रुप्स बन गए थे। कुछ बर्ड्स थी आइलैंड 1 पे, कुछ आइलैंड 2 पे और कुछ आइलैंड 3 पे। बहुत सारी जनरेशन्स बीतती गई और फिर हमने देखा कि तीनों आइलैंड वाली स्पीशीज जो पहले सिंगल हुआ करती थी, अब उन्होंने आपस में रिप्रोड्यूस करना ही बंद कर दिया है। They will not reproduce even if they meet now. अगर वो आपस में मीट भी करेंगे, they will not reproduce. Well, this is something called as gene flow. वो आइलैंड सेपरेट हो गए क्योंकि वो बहुत जनरेशन्स तक एक दूसरे से मिल ही नहीं पाए एंड उनके अंदर इतने सारे चेंजेस आ गए कि वो नई स्पीशीज बन गई थी जो कि किसी टाइम पे सेम स्पीशीज थी। ऑल्सो हमने देखा कि इन बर्ड्स के अंदर वो एक दूसरे से फिजिकली भी डिफरेंट हो गई थी। आइलैंड 1 के ऊपर ना बहुत छोटे सीड्स अवेलेबल थे, तो उन वाले बर्ड्स की जो बीक थी वो छोटी ही रह गई। बट वहीं पे आइलैंड 3 की बात करें तो वहाँ पर बड़े सीड्स अवेलेबल थे फूड के लिए, तो उनकी बीक के अंदर भी जो चेंज हमने देखा कि उनकी बीक सब बड़ी हो चुकी थी। ये बहुत सालों बाद चेंजेस आए थे। दिस इज हाउ न्यू स्पीशीज आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ जीन फ्लो। इसके बाद हमें पढ़ना है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? इट इज़ द रैंडम चेंज। जो हमने बीटल्स में देखा था ना कि ब्लू कलर के जो बीटल्स थे वो सरवाइव करने लग गए और रेड कलर के बीटल्स बेचारे एलिफेंट के फुट के अंदर आकर मर गए थे। कोई भी एक्सीडेंट चेंज होता है और उसकी वजह से नई स्पीशीज बनती है, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसीलिए यहाँ पर हम डेफिनेशन में क्या लिखते हैं? इट इज़ द रैंडम चेंज। अचानक से कोई बदलाव आ जाता है अगर जीन की फ्रीक्वेंसी में। तो उसके बाद है स्पेसिएशन का नेक्स्ट स्टेप, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन तो बहुत ही ईजी है, जिसमें नेचर जो सबसे फिट होगा उसको सर्वाइव करेगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन बीटल्स को यहाँ पर सर्वाइवल एडवांटेज मिला था। इसके बाद अगर हम बात करें इन जिराफ की, क्योंकि इस जिराफ की जो हाइट है बेसिकली जो इसकी नेक है उसकी हाइट इस वाले जिराफ से बहुत ज़्यादा लंबी है। इसके लेवल पे कोई प्लांट्स ही नहीं है, ना ही इसके लेवल पे कोई प्लांट्स है, बट क्योंकि इसकी जो नेक है वो बहुत लंबी है तो ये ऊपर वाली लीव्स तक पहुंच पा रहा है। इसको सर्वाइवल एडवांटेज मिलेगा एंड दीज टू विल डाई इवेंचुअली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड। तो ऐसे जब केसेस होते हैं दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। सो अगर हम ग्रीन बीटल्स की बात करें तो दे वर नेचुरली सिलेक्टेड इन दिस केस। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग केस है हमारे पास जिसकी हेल्प से स्पेसिएशन होता है। उसका नाम है हमारे पास जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल मतलब रिलेटेड टू अर्थ एंड आइसोलेशन मतलब सेपरेशन। कभी कभी नई स्पीशीज बन जाती हैं जब बीच में कोई जियोग्राफिकल चेंज आ जाता है। मान लो ये जो डियर हैं ये पहले एक साथ रहा करते थे, बट अचानक से बीच में से ना एक रिवर निकल के आ गई। अब कुछ डियर इस साइड रह गए और कुछ डियर इस साइड रह गए। ऑफ कोर्स दीज डियर्स विल रिप्रोड्यूस विद इन देमसेल्व्स एंड दीज विल रिप्रोड्यूस विद इन देमसेल्व्स। ये दोनों इधर क्रॉस ही नहीं कर पाए, जीन फ्लो नहीं हुआ बिल्कुल। ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन जब हमने देखा तो ये नई स्पीशीज बन चुकी थी और ये वाली नई स्पीशीज बन चुकी थी। अब अगर बीच में से रिवर हट जाएगी और ये आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो भी दे विल नॉट रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स, क्योंकि अब वो बहुत सालों बाद नई स्पीशीज बन चुके हैं। इसी को बोलते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से नई स्पीशीज बनना। सो सबसे पहले आपने पढ़ा जीन फ्लो, देन यू रेड अबाउट जेनेटिक ड्रिफ्ट, देन नेचुरल सिलेक्शन एंड नाउ जियोग्राफिकल आइसोलेशन। कि जब माउंटेन रेंजेस में कोई चेंज आ जाए, रिवर में कोई चेंज आ जाए या जियोग्राफिकली कोई भी चेंज हो, उसकी वजह से जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है।
नाउ लेट्स स्टडी मोर अबाउट फादर ऑफ एवोल्यूशन हु इज चार्ल्स डार्विन। क्या करा था इन्होंने? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे। ऑफ कोर्स एवोल्यूशन एक थ्योरी है और कोई भी ऐसे बैठे बैठे इस पूरे एक्सपेरिमेंट को अपनी आंखों से नहीं देख सकता। हम इसको प्रूव कर पाए हैं, हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं जिसमें चार्ल्स डार्विन का बहुत बड़ा रोल रहा था। उन्होंने अपनी थ्योरी सबसे पहले बनाई थी और फिर उस थ्योरी को प्रूव किया, तब जाके साइंस ने उनकी थ्योरीज को एक्सेप्ट किया। तो ही कंडक्टेड वेरियस एक्सपेरिमेंट्स जिसकी वजह से हमें प्रूफ हुआ कि हाँ एवोल्यूशन हुआ है। उसके बाद एक और बुक भी लिखी थी इन्होंने जिसको बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो जो अभी हमने स्पेसिएशन सारा पढ़ा ये सिर्फ इनकी ही देन है। उसके बाद ही वॉज an accomplished naturalist and one of the studies he conducted was to do with the origin of life on earth and also what is the role of earthworm in soil fertility. This you already know कि जो soil fertile अगर होनी है तो earthworm is the farmer's best friend, वो soil को fertile कर देते हैं। तो ये अगर आपने सुना है that is also given by Charles Darwin. Now we are going to study very important theory that is origin of life on earth. It was given by Oprin and Haldane's theory. ये सिर्फ अभी एक थ्योरी है कि साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की और अपनी एक हाइपोथेसिस रखी कि हाँ कुछ ऐसे ऐसे हुआ होगा तभी लाइफ हमारी अर्थ पर क्रिएट होगी। किसी ने भी उसको ओरिजिनेट होते हुए तो नहीं देखा है, बट देयर आर सर्टेन एविडेंसेस, कुछ हमारे पास प्रूफ मिले हैं साइंटिस्ट को जिसकी वजह से हम श्योर हो सकते हैं कि हाँ लाइफ ऐसे ओरिजिनेट हुई होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑपरिन एंड हेल्डेन ने क्या कहा था। दे बिलीव्ड दैट मीथेन, अमोनिया एंड वाटर वेपर contains the kind of atom needed to form various substances such as alcohol and amino acids. Let me simplify it for you. जो आज के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो एटम्स एग्जिस्ट करते हैं वो स्टार्टिंग से ही हमारी अर्थ पर नहीं थे, यानी कि कुछ प्रोसेसेस हुए जिसकी वजह से वो नए ऑर्गेनिजम्स के अंदर एटम्स बनने शुरू हुए। तो सबसे पहले हमारी अर्थ पर क्या था? अकॉर्डिंग टू ऑपरिन एंड हाल्डेन इट वाज मीथेन, इट वाज अमोनिया एंड वाटर वेपर जिनमें कुछ चेंजेस हुए और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मॉलिक्यूल्स बने। और इन्होंने क्या कहा था? There was accumulation of such organic compounds within the oceans, lakes, ponds and pools millions of years and must have produced a kind of hot soup. So basically क्या कहना चाह रहे थे कि seas या oceans या water के अंदर ये जो मीथेन है, जो अमोनिया है, all those got mixed together and water vapor. इनके अंदर जो भी केमिकल फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रिसिटी से, हीट के इम्पैक्ट से, प्रेशर के इम्पैक्ट से टूटता गया। अगर ये 2 मॉलिक्यूल्स थे तो ये 3 में चेंज हो गए, अगर 3 थे तो 4 मॉलिक्यूल्स बनते गए, यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते गए जो आज के टाइम पे हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं। बट ये किसी ने एक ही बार में नहीं देख लिया, इट टुक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स जिसकी वजह से ये चेंज हुआ। ऑपरिन एंड हाल्डेन ने ऐसे एक पूरे एरिया को नाम दे दिया हॉट सूप। मतलब देयर वाज दिस हॉट सूप जिसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हुई और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मॉलिक्यूल्स थे वो बेसिकली देखने को मिले। और क्या कहा इन्होंने? इन दिस हॉट सूप स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मस्ट हैव कंबाइंड टुगेदर। छोटे छोटे जो कंपाउंड्स थे वो आपस में कंबाइन कर रहे होंगे टू फॉर्म लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जब ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बन गए। अमोनिया एंड मीथेन, दीज आर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। इनके कॉम्बिनेशन और बहुत सारी रिएक्शन से बड़े मॉलिक्यूल्स बन गए होंगे, जैसे कि पॉलीपेप्टाइड, जैसे कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स, जैसे कि अमीनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट, जो कि स्टार्टिंग में एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। सो दिस वाज द थ्योरी। दीज कंपाउंड्स देन इंटरैक्टेड टू प्रोड्यूस, मतलब आगे और भी ज़्यादा रिएक्शंस हुई और फिर फर्स्ट लिविंग सेल बन गया था जिसके अंदर क्या होने वाला है? हमारा जो सेल होता है एक तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, उसके अंदर प्रोटीन्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, अमीनो एसिड्स होंगे, लिपिड्स होंगे, फॉस्फेट्स होंगे। वो सारे मॉलिक्यूल्स बेसिकली सिंपल मॉलिक्यूल्स से बने हैं। दिस वॉज द थ्योरी क्रिएटेड बाय ऑपरिन एंड हाल्डेन। बट उसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए बाद में जो 2 साइंटिस्ट निकल कर आए थे, दोज वर यूरे एंड मिलर। यूरे मिलर के ही गाइड थे, वो उनके ही टीचर थे एक तरीके से। एंड ये सिर्फ एक थ्योरी थी जो ऑपरिन एंड हेल्डेन ने दी थी।
दे डिसाइडेड कि हम इस थ्योरी को प्रूव करेंगे। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिसाइड करने का डिसीजन लिया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उन्होंने। ये उसका सेटअप था और उस सेटअप में उन्होंने क्या लिया, बेसिकली यहाँ पर जो आपको ट्यूब दिख रही है उसके अंदर वाटर है, मीथेन है, अमोनिया है एंड हाइड्रोजन गैस है। तो एविडेंसेस के अकॉर्डिंग जब लाइफ नहीं थी अर्थ के ऊपर तो ये सारी गैसेस एग्जिस्ट करती थी। उसमें ऑफ कोर्स बहुत सारे सालों में प्रेशर का चेंज आया होगा, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर का चेंज आया होगा एंड इलेक्ट्रिसिटी, थंडरस्टॉर्म हुआ होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुई होगी। इन सारे चेंजेस की वजह से उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मैक्रोमोलिक्यूल्स बनने शुरू हो गए थे। दे परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन 1953। ये एक अपैरेटस उन्होंने बनाया था, मिथेन, अमोनिया और वाटर वेपर उन्होंने स्टार्टिंग में लिया, हाइड्रोजन गैस ऑल्सो, एंड दैट वाज पुट इन अ फ्लास्क एंड इलेक्ट्रोड्स अटैच किए गए थंडरस्टॉर्म इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, ताकि यहाँ पर क्या क्रिएट हो सके, स्पार्क क्रिएट हो सके। आफ्टर दैट what did they saw that water was being boiled continuously. Okay, heat provide करने के लिए इन्होंने water को यहाँ से boil किया और सारी वो conditions create करने की कोशिश करी जो बहुत साल पहले रही होगी। Electrical charges, as I already told you, ताकि spark create हो सके। Now the question comes कि उनको क्या मिला ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद? उनको अमीनो एसिड्स मिले, अमीनो एसिड्स एज इन प्रोटीन्स मिले जो लिविंग सेल की जान है, लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो नाउ दिस वाज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट जिसकी वजह से जो ऑप्रिन और हेल्डेन की एक सो कॉल्ड थ्योरी और हाइपोथेसिस थी उसको प्रूफ मिल गया कि हाँ इसी तरीके से नए सेल्स बने होंगे। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, मतलब जो स्पीशीज़ हैं वो कहीं ना कहीं इवोल्यूशनरी रिफ्लेक्शन दिखाती हैं। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वी हैव इवॉल्व थ्रू आउट द टाइम। हम पहले ऐसे नहीं दिखते थे, हम बहुत अलग दिखते थे। एक बहुत डायग्राम तो आपने देखा ही होगा जो एवोल्यूशन दिखाता है, वी बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ चिंपैंजीज और एप्स, राइट। तो ये आपने सुना होगा, किस तरीके से ये काम करता है वो हम देखेंगे। नाउ यू शुड नो दिस वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द मोर कैरेक्टरिस्टिक्स टू स्पीशीज हैव इन कॉमन, the more closely they are related. Why do we say that we are coming from chimpanzees or apes? The reason being, we are not coming from monkeys or chimpanzees or apes actually. हमारे ancestors जो थे ना वो सेम थे, ह्यूमन बींग्स के, एप्स के और मंकीज़ के। जो हमारे पूर्वज रहे थे वो सेम थे, मतलब एक स्पीशीज़ रही होगी, फिर टाइम के साथ साथ वो 3 स्पीशीज़ अलग हो गई और अपना अपना उन्होंने एवोल्यूशन आगे कैरी ऑन किया। ह्यूमन बींग सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डेवलप्ड स्पीशीज़ है। हम और एनिमल्स से अलग हैं क्योंकि हमारे पास थिंकिंग और कॉन्शियसनेस की पावर है, और वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सब नहीं है। नाउ जितनी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैसे डिसाइड हुआ कि हम 3 जो हैं हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो सेम थे? ये डिसाइड हुआ कैरेक्टर्स को देखकर। जितने ज़्यादा 2 स्पीशीज़ के अंदर कैरेक्टर्स मैच करेंगे तो अब बहुत सिंपली हमें पता चल जाएगा कि उनके एंसेस्टर्स जो थे वो सेम रहे होंगे। सो दिस वाज द लाइन, द मोर कैरेक्टरिस्टिक्स 2 स्पीशीज़ हैव इन कॉमन, द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड। जितने ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे जितने ज़्यादा उनके कैरेक्टर्स सेम होंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज़ द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, मतलब हमें प्रूफ कैसे मिला इस चीज़ का। तो उसमें हमें 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला है होमोलॉजी और होमोलॉगस ऑर्गन्स। क्या होता है इसका मतलब? Those organs which have same origin and structure, मतलब स्ट्रक्चर सेम होगा, origin भी सेम होगा, बट उनका फंक्शन अलग अलग है। They are called as homologous. For example, अगर हम इन लिम्ब्स की बात करें, ये 4 लिम्स हैं, हैंड के लिम्स हैं ये सारे ऑर्गेनिजम्स के, ये मैन के हैं, ये डॉग के हैं, ये बर्ड के हैं, ये व्हेल के। ये दिखने में अलग अलग लग रहे हैं बट इनका स्ट्रक्चर एक्चुअली सेम है। कैसे सेम है? ये जो सबसे वाली ऊपर वाली बोन है इसको ह्यूमरस बोलते हैं, सबके पास है वो बोन। उसके बाद जो नीचे वाली साइड है उसमें रेडियस और अल्ना नाम की दोनों बोन्स हैं, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इनफैक्ट वेल के अंदर भी है। उसके बाद ये जो हमें रिंग्स दिख रही हैं, कार्पल्स जो हैं, फैलेंजेस जो हैं, वो सारे एक स्ट्रक्चर के अंदर दिख रहे हैं हमें, मैन के अंदर, डॉग के अंदर, बर्ड के अंदर और वेल के अंदर। सो दिस प्रूव्स दैट द स्ट्रक्चर इज सेम एक्चुअली बट द फंक्शन इज डिफरेंट। स्ट्रक्चर सेम है इन सबका,
बट क्या इनका फंक्शन सेम होने वाला है? मैन जो है अपने लिम्स का काम बहुत अलग काम के लिए कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम हमारे हैंड से कर रहे होंगे, बट डॉग उन्हीं हैंड्स का यूज़ कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं टू मूव। डॉग्स तो चारों लिम्स पर यूज़ करते हैं, उस पर चलते हैं। उसके बाद अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स आर यूजिंग, ये जो बर्ड का स्ट्रक्चर होता है उनके फेदर्स के अंदर एम्बेडेड होता है। तो बर्ड्स का यूज़ 4 लिम्स का इतना कम है, वो तो एक्चुअली फेदर्स का यूज़ कर रहे हैं फॉर फ्लाइंग। एंड वेल तो यूज़ कर रही है फॉर स्विमिंग एक्चुअली। तो फंक्शन तो सबका अलग हो गया बट स्ट्रक्चर सेम है, दैट इज कॉल्ड एज होमोलॉजी और होमोलॉगस ऑर्गन्स। इसके अलावा दूसरे आते हैं हमारे पास एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? बेसिकली व्हेन दे हैव डिफरेंट ऑरिजिन और स्ट्रक्चर इज ऑल्सो डिफरेंट बट द फंक्शन इज सेम। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट विंग्स ऑफ दीज 3 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, इनके विंग्स का काम तो फ्लाई करना है बट इनका स्ट्रक्चर इन तीनों का अलग होने वाला है। बर्ड के विंग्स, बैट के विंग्स और बटरफ्लाई के जो विंग्स होंगे उनका स्ट्रक्चर जब हम डीपली स्टडी करेंगे दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट, बट तीनों का यूज किस में हो रहा है? फ्लाइंग में यूज हो रहा है। दैट कंडीशन इज नोन एज एनालॉगस ऑर्गन्स। वेल व्हाट आर दीज पिक्चर्स? ये एक फॉसिल है और ये एक बर्ड है जो आज के टाइम पे हमें नहीं दिखता। मैं इसको बर्ड बोलूँ या फिर रेप्टाइल बोलूँ? वेल दिस इज कॉल्ड एज आर्केप्टेरिक्स। आर्केप्टेरिक्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो किसी ज़माने में एग्जिस्ट किया करता था बट अब एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है। तो हमें कैसे पता चला कि ये एग्जिस्ट करता है? क्योंकि हमें इसके कुछ प्रूफ मिले हैं, इसके डेड रिमेन्स मिले हैं, मरने के बाद जो कुछ चीज़ें रह जाती हैं वो सारे प्रिंट्स मिले हैं हमें, जिसकी वजह से हमें पता चला कि हाँ ऐसी स्पीशीज़ भी एग्जिस्ट करती थी। तो ये है वो फॉसिल एक्चुअली जो हमें इस ऑर्गेनिज्म का मिला और हमने इसकी एक फिगर भी बना दी कि इस तरीके से एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि ये किसी ने देखा तो है नहीं। सो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के अंदर जो थर्ड तरीका है कि हम बता सकते हैं दैट इज फॉसिल्स। फॉसिल्स या फिर हम इसको पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस भी बोल सकते हैं। पैलियोंटोलॉजिकल का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स बेसिकली। नाउ फॉसिल्स होते क्या हैं? दीज आर डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द पास्ट। जो पहले ऑर्गेनिजम्स रह चुके हैं उनके डेड रिमेन्स को बोलते हैं। हमें बहुत सारे फॉसिल्स मिले हैं जिसकी वजह से हम बता पाते हैं कि डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे या और भी जितनी स्पीशीज़ है वो एग्जिस्ट करती थी। ये आर्केप्टेरिक्स है। आर्केप्टेरिक्स बहुत ही यूनिक है। नाउ इफ़ आई टेल यू कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स यानी कि क्रोकोडाइल्स एंड ऑल इनके सेम एंसेस्टर से, यानी कि ये सेम स्पीशीज से निकल कर आए हैं, बर्ड्स भी और रेप्टाइल्स भी। कितना स्ट्रेंज फैक्ट है ना ये, आप एक टाइम के लिए सोच रहे हो कि कैसा पॉसिबल कैसे है। तो यस, हमारे पास प्रूफ क्या है? अगर हम इस आर्केप्टेरिक्स की बात करें तो इसके आधे कैरेक्टर्स तो रेप्टाइल्स से मिलते थे और आधे कैरेक्टर्स बर्ड्स से मिलते थे। इसके अंदर अगर हम विंग्स की बात करें, बीक की बात करें, ये तो बर्ड के फीचर्स हैं, राइट। बट अगर हम इसका जॉ देखें और इसके पास भी टीथ थे, बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते, बट रेप्टाइल्स के पास कितना स्ट्रॉन्ग जॉ होता है टीथ के साथ, इसमें वो भी था। एंड अगर हम क्लॉज की बात करें तो क्लॉज जैसे रेप्टाइल्स में होते हैं ना, इसके अंदर भी वो क्लॉज थे, बट रेप्टाइल्स के पास विंग्स नहीं होते फ्लाई करने के लिए, इसके पास विंग्स थे जो कि बर्ड्स का फीचर है। ऑल्सो यू मस्ट हैव सीन क्रोकोडाइल की एक बहुत ही लंबी सी स्ट्रॉन्ग टेल होती है, तो सेम टेल इसके पास भी थी बट इसके पास उसमें फेदर्स भी थे। सो इससे हमें पता चलता है फॉसिल की हेल्प से कि सारे कैरेक्टर्स मिक्स हुए हैं एंड इट इज़ बेसिकली द एंसेस्टर ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। कुछ और फॉसिल्स जो हमें हमारी बुक में अंदर मिले हैं दैट इज़ एमोनाइट, ये एक इन्वर्टिब्रेट का फॉसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास है ट्रिलोबाइट विच इज़ अगेन अ फॉसिल ऑफ इन्वर्टिब्रेट। उसके बाद हमारे पास ये फिश है जिसका नाम है फिश निक्टिया, ये भी हमारे पास फॉसिल मिला है। आपकी एनसीईआरटी पिक्चर से इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है बट आपको नेम ज़रूर याद होना चाहिए कि कौन सा फॉसिल किसका है। जो हम डायनासोर्स का प्रूफ देते हैं कि हाँ डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ फॉसिल्स। तो राजासोरस नाम का जो डायनासोर है that is this is the fossil of Rajasaur. Now the another topic that comes here is कि हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा फॉसिल कितना पुराना होने वाला है। अगर हम इसकी बात करें, एक चार्ट है बेसिकली
जो भी फॉसिल जितना ज़्यादा डीप लेयर्स के अंदर हमें जाने को मिलता है उतना ही वो पुराना है। मतलब जितना ज़्यादा अर्थ के अंदर उतना ही ज़्यादा ओल्ड फॉसिल होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें, ये चार्ट अरेंज किया है, ये वाला सबसे पुराना है क्योंकि ये वाला ऑर्गेनिज्म हमें ऊपर वाली लेयर्स में कहीं नहीं मिल रहा, सिर्फ इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी हमें सबसे डीप लेयर में मिल रहा है, ऊपर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये पुराने एज वाले फॉसिल हो गए, मतलब ये बहुत पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद अगर हम ब्लू शेल वाले की बात करें तो हमें देखो इस वाली लेयर में मिल रहा है और उसके ऊपर वाली लेयर में भी मिल रहा है। मतलब ये वाला एटलीस्ट इनसे तो नया ही है, पहले ये स्पीशीज़ आई होंगी फिर ये स्पीशीज़ आई होंगी। अगर हम क्रैब की बात करें तो देखो सबसे ऊपर हमें लेयर में मिल रहा है, तो ऑफकोर्स क्रैब एग्जिस्ट करते हैं और इतने ज़्यादा पुराने नहीं हैं। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि जो जितना ऑर्गेनिज्म या फॉसिल डीप लेयर में होगा उतना ही ज़्यादा पुराना होने वाला है। डीपर द फॉसिल द ओल्डर इट इज़। The second line says detecting the ratios of difference of the same element in the fossil material, for example carbon dating. Now there is another method जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि वो कितना पुराना है, that is known as carbon dating. Carbon dating का मतलब हम कार्बन का अमाउंट चेक कर सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। जितना कम कार्बन का अमाउंट होगा वो उतना ही ज़्यादा पुरानी स्पीशीज़ होने वाला है, और जितना ज़्यादा कार्बन का अमाउंट हमें देखने को मिलेगा उतनी नई स्पीशीज़ होगी। यू शुड ऑल्सो नो कि जब नए फॉसिल्स बनते हैं तो उनके अंदर कुछ भी लिविंग कंटेंट जो होगा या फ्रेश जो हमारे सेल्स जिन चीज़ से बने हुए होते हैं, जिन मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, वो सब देखने को नहीं मिलते हैं। जो लेफ्ट ओवर रह जाता है ना ऑर्गेनिज्म का, दैट इज़ एक्चुअली द मिनरल्स। मिनरल लाइक आयरन पायराइड्स, लाइक सिलिका कैल्शियम कार्बोनेट, ये रह जाता है, इनके ट्रेसेस रह जाते हैं। कुछ भी लाइफ मॉलिक्यूल्स नहीं देखने को मिलते हैं फॉसिल के अंदर। यही सारी चीज़ें फॉसिल बना देती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक डायनासोर एग्जिस्ट करता था फॉर एग्जांपल, अब इसके ऊपर और ज़्यादा पानी आया और ये लेयर्स के अंदर जाता गया और ज़्यादा डीप होता गया, और जब ह्यूमन बींग्स ने फॉसिल की स्टडी स्टार्ट करी तो हमें कुछ इस तरीके से उसका एक लेफ्ट ओवर मिला, और इसकी स्टडी करने के बाद हमें शायद पता चला होगा कि हाँ डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे और उनके ये वाले फीचर्स थे। अब हमें बात करनी है एवोल्यूशन बाय स्टेजेस। जिस तरीके से ह्यूमन की पूरी बॉडी का एवोल्यूशन हुआ है, ऐसे हर एक ऑर्गन का भी इंडिविजुअल एवोल्यूशन हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम आइज़ की बात करें तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारी जैसी आइज़ बिल्कुल भी नहीं है। ये एक फ्लैटफॉर्म है जिसको प्लेनेरिया भी बोलते हैं, बहुत ही छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है एक। इसके अंदर जो आइज़ हैं उनको रूडिमेंट्री आइज़ बोलते हैं। मतलब उन आइज़ के अंदर ना कुछ स्पेशल सेल्स नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ वो लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, यानी कि वो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। तो ऐसी आइज़ को क्या बोलने वाले हैं? रूडिमेंट्री आइज़। जस्ट दो छोटी सी डॉट्स जो आपको दिख रही होंगी सिर्फ वही एग्जिस्ट करती हैं, एंड दिस टाइप ऑफ आई इज इनफ टू गिव देम अ सर्वाइवल एडवांटेज। मतलब इन आइज़ के साथ ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं। वहीं पर अगर हम दूसरे हाई लेवल ऑर्गेनिजम्स की बात करें, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स की अगर आपने आइज़ कभी ध्यान से देखी हो तो कुछ इस तरीके से होती हैं। इसको कंपाउंड आई बोलते हैं, जो कि 360 डिग्री का व्यू उनको एक साथ देता है। तो ये भी बहुत अच्छे से हमारी तरीके से डेवलप्ड आइज़ नहीं होती, बट दे गिव अ 360 डिग्री व्यू, इसीलिए इसको कंपाउंड आइज़ भी बोलते हैं, और ये डिटेक्ट कर लेते हैं एक इमेज को। देन वी विल टॉक अबाउट आइज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन्स हैव बाइनोक्यूलर आइज़। ये हमारी आई का विजन होता है, दोनों कंबाइंड आइज़ का विजन है। यहाँ पर हमारी राइट आई का व्यू होगा, इतना हमारा लेफ्ट आई का व्यू होगा, और टुगेदर जो हम देख पाते हैं दैट इज़ बाइनोक्यूलर विजन। तभी हमारे पास देखो 180 डिग्री का व्यू एक साथ आता है, हमारे पास 360 डिग्री का व्यू नहीं है। बट इस व्यू के बाद 180 डिग्री वाले व्यू के बाद भी हमारी आइज़ कॉम्प्लेक्स आइज़ हैं। हमारे पास स्पेशल तरीके के सेल्स होंगे जो कलर को भी डिटेक्ट करेंगे और लाइट को भी डिटेक्ट करेंगे, जिसको रॉड और कॉर्न सेल्स बोलते हैं। सो वी हैव द मोस्ट कॉम्प्लेक्स आइज़ बिकॉज वी आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कि कॉम्प्लेक्स हैं उनके अंदर भी आइज़ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होगी। तो ये भी एवोल्यूशन बाय स्टेजेस का ही एग्जाम्पल है। Next example of evolution by stages, we have evolution of feathers. तो बेसिकली फेदर्स भी जो थे वो पुराने ज़माने में इंसुलेशन के लिए यूज़ हुए थे, बट धीरे धीरे वो फेदर्स का अडेप्टेशन हुआ फॉर फ्लाइंग, यानी कि जो फेदर का प्रायर फंक्शन था दैट वाज फॉर इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होता है?
कोल्ड वेदर के अंदर जब बॉडी को एक्स्ट्रा कवरिंग की ज़रूरत होती है तो वो फेदर्स की हेल्प से हुआ करता था। बट धीरे धीरे फेदर्स इतने ज़्यादा चेंज होते गए, इवॉल्व होते गए और फिर उसका फंक्शन हो गया फ्लाइंग का। इफ़ यू नो, जो डायनासॉर्स के फॉसिल्स हमें मिले हैं तो इट इज़ बिलीव्ड कि डायनासॉर्स के अंदर भी कुछ डायनासॉर्स के पास भी फेदर्स हुआ करते थे, बट दे कुड नॉट फ्लाई, वो उसको यूज़ करके फ्लाई नहीं कर सकते थे, बट उनके पास फेदर्स थे, मे बी फॉर इंसुलेशन और मे बी किसी ज़माने में और उससे पहले भी जब उनका कुछ फॉर्म रहा होगा उस टाइम पे फेदर्स इंसुलेशन के लिए काम आते थे। तो सम ऑफ द डायनासोर्स हैड फेदर बट दे कुड नॉट फ्लाई। बट देन वी लेटर फाउंड आउट दैट बर्ड्स जिनके पास फेदर्स होते हैं, जो उनका इकलौता स्पेशल फीचर है, दैट हैव लेटर अडेप्टेड, और उसका फंक्शन क्या बन गया, फ्लाइंग। और भी हमने विंग्स देखे हैं जो फेदर से ही कहीं ना कहीं इवॉल्व होकर आए हैं और ऑर्गेनिजम्स के। सो नाउ यू नो हाउ एवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस। फेदर का सबसे पहले काम था इंसुलेशन का, बट धीरे धीरे एवोल्यूशन के साथ साथ इट हैज अडेप्टेड द फंक्शन ऑफ फ्लाइंग एडवांटेज। Now we are going to study something about artificial selection और artificial evolution, यानी कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ ऐसी स्पीशीज आर्टिफिशियली ह्यूमन बींग्स ने प्रिपेयर की है। फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड कैबेज, ये वाइल्ड कैबेज का फ्लावर है और इसके अंदर मस्टर्ड फ्लावर बेसिकली, एंड इसके अंदर कुछ चेंजेस करके हमने इतनी सारी नई स्पीशीज बना ली हैं। तो वो चेंजेस क्या क्या थे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी से कॉलीफ्लावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें हमने क्या प्रमोट किया, कौन सा फीचर प्रमोट किया? स्टेरिलिटी ऑफ फ्लावर। स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है? दोज फ्लावर्स हु कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो हमने कौन सा वाला फीचर उठाया कॉलीफ्लावर बनाने के लिए? वो वाले फ्लावर्स जो कि स्टेराइल है। वहीं पर अगर हम केल की बात करें तो हमें इस तरीके से लीफी वेजिटेबल मिली, बड़ी बड़ी लीव्स वाली वेजिटेबल होती है। तो इसमें हमने एनलार्जमेंट ऑफ लीव्स वाला जो फीचर था, यानी कि सिर्फ लीव्स जो थी उनकी ग्रोथ को प्रमोट किया। तो हमारे पास नई वाली जो स्पीशीज बनी वो कौन सी थी? केल। इसके बाद अगर हम बात करें कैबेज की, तो सम ह्यूमंस वांटेड कि जो लीव्स हैं उनके बीच का गैप बहुत कम हो, तो उसी के वो प्रमोट करते हुए हमें कौन सी एक स्पीशीज मिल गई? कैबेज वाली। उसके बाद अगर हमें फ्लावर डेवलपमेंट को कम करना है तो उस वाले फीचर को प्रमोट करते करते जो नई स्पीशीज निकल कर आई वो कौन सी थी? ब्रोकली। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें लेटरल मेरिस्टेम, यानी कि अगर हम बल्ब्स की बात करें, जो फ्लावर के अंदर बल्ब से अगर हम उसकी ग्रोथ को प्रमोट करवाना चाह रहे हैं तो हमारे पास एक और नई स्पीशीज निकल कर आई इस वेजिटेबल की, विच इज़ नोन एज कोलराबी। मतलब ये जो एवोल्यूशन हुआ है ना, ये ह्यूमन बीइंग्स ने स्टेप बाय स्टेप कराया है, एक एक फीचर को आगे प्रमोट करते हुए। अब जानते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। सो सिंस यू नो दैट चेंजेस इन द डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन वुड लीड टू चेंज इन द प्रोटीन्स। तो बेसिकली हमें पता है कि अगर डीएनए के अंदर चेंज हो रहा है सेल डिवीजन के टाइम पे, तो उसके जो आगे प्रोटीन्स बनेंगे वो भी चेंज होंगे। डीएनए का काम क्या होता है? प्रोटीन्स बनाना। तो डीएनए ही अगर अलग अलग आया है, थोड़ा सा उसके अंदर चेंज होकर आया है, तो आगे जो वो प्रोटीन्स बनाएगा वो भी तो थोड़े से डिफरेंट ही बनाएगा, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन व्हाट इज नेक्स्ट? These changes would accumulate from one generation to next generation। ये जो चेंजेस आए हैं, मान लो अभी फर्स्ट जनरेशन के अंदर चेंज आया है, क्योंकि ये चेंज सेक्स सेल्स के अंदर आया होगा जो हमने स्टार्टिंग में हेरिडिटी में पढ़ा था, तो वो चेंज नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन भी होगा। क्योंकि ये जो वेरिएशन है, ये कौन सी वेरिएशन होगी? गैमेटिक वेरिएशन, क्योंकि ये सेक्स सेल्स के डीएनए के अंदर हुई होगी। उसके बाद क्या है? ऑर्गेनिजम्स विच आर मोर डिस्टेंटली रिलेटेड विल एक्यूमुलेट अ ग्रेट नंबर ऑफ डिफरेंसेस इन देयर डीएनए। मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे से ऑलरेडी बहुत अलग अलग हैं, उनके अंदर और ज़्यादा चेंजेस आते जा रहे हैं, मतलब उनका डीएनए और ज़्यादा डिफरेंट होता जाएगा, जिसकी वजह से एवोल्यूशन होता है। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी को मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स भी बोलते हैं, and it is the use of structure of molecule to gain information of an organism's evolutionary relationship। तो बेसिकली जो हम ये सारी स्टडी कर रहे हैं, डायनासोर्स का डीएनए हमने पढ़ने की कोशिश करी, ह्यूमन बींग्स की पुरानी स्पीशीज से लेकर जितने भी स्टेप पर एवोल्यूशन हुआ है वो सारे डीएनए मॉलिक्यूल की स्टडी जो हम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। क्योंकि मॉलिक्यूल की स्टडी के बाद ही तो हमें पता चलेगा ना कि डीएनए के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। सो दैट इज एक्चुअली मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, यानी कि वो चेंजेस जो हर लेवल पर हुए होंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर और उसको हम स्टडी करें, दैट इज मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी।
उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है ह्यूमन बींग्स का। अगर हम ब्रेन के साइज की भी बात करें तो दैट हैज़ चेंज्ड थ्रू आउट। कुछ टाइम पे कुछ इस तरीके से स्पीशीज़ थी। दिस इज़ नोन एज होमो हेबिलिस, ये बहुत पुरानी स्पीशीज़ है। देन होमो इरेक्टस, आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा। देन इज़ होमो सेपियंस नींदरथैलेनस, जो कि हमारी जो प्रेजेंट स्पीशीज़ है उससे जस्ट पहले वाली स्पीशीज़ जो रही होगी। एंड प्रेजेंटली वी आर होमो सेपियंस सेपियंस। सो ये साइंटिफिक नेम पढ़ना हम सीखेंगे हायर क्लासेस में, बट अभी आपको क्या देखना है, ह्यूमन बीइंग का एवोल्यूशन क्या हुआ है, और जो स्पीशीज़ का नाम आपको याद रखना है दैट इज़ होमो सेपियंस सेपियंस। वी आर द मोस्ट एडवांस्ड एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। एंड नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि आने वाले टाइम पे कुछ और चेंजेस भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, बिकॉज एवोल्यूशन इज स्टिल बीइंग कंटिन्यू। हम एवोल्यूशन को हर बार प्रोग्रेस से रिलेट नहीं कर सकते। एवोल्यूशन का सिंपल मतलब है टू ब्रिंग डाइवर्सिटी इन कैरेक्टर्स। मतलब पहले ये माना गया था दैट वी हैव originated from chimpanzees, हम चिंपैंजीज से आए हैं। बट लेटर वी गॉट टू नो दैट हमारे और चिंपैंजीज के जो एंसेस्टर्स रहे हैं वो सेम थे, और फिर बहुत सारे स्पेसिएशन के जो हमने चेंजेस पढ़े थे, तो स्पेसिएशन जब होनी थी तो दो अलग अलग फील्ड्स निकल गई और दोनों ऑर्गेनिजम्स अपने अपने एरियाज में डेवलप हुए। मतलब वी कैन से दैट चिंपैंजीज टुडे आर मॉडर्न चिंपैंजीज एंड वी आर द स्पीशीज ऑफ होमो सेपियंस, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में चेंज हो चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पर्टिकुलरली अबाउट स्पेसिएशन जो कि होमो सेपियंस की हुई है, सो हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है दैट स्टार्टेड लॉन्ग टाइम बैक, बहुत टाइम पहले से ही स्टार्ट हो गया था। और जो हमारी रूट्स थी ना, जहाँ से ह्यूमन बीइंग का एवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा था, दैट वाज फ्रॉम अफ्रीका। All humans come from Africa. The earliest member of the human species, which are known as Homo sapiens, can be traced there, and our genetic footprints can be traced back to our African roots. मतलब अफ्रीका के अंदर सबसे पहले जो स्पीशीज थी वो एग्जिस्ट करती थी होमो सेपियंस की। देन कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जो अफ्रीका की बैक साइड मूव हो गए। मतलब हर तरीके से हर डायरेक्शन में वो सेपरेट होते गए, और आज हमें इतनी अलग वैरायटी देखने को मिलती है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, the people of the Indians basically, or the Americans or Britishers are so different from Africans, right? So ये जो हम physical differences ही share करते हैं, that is because of evolution somewhere, and somewhere depending on the environment also, कि हमारे अंदर ये physical differences देखने को मिलते हैं। Though हम एक दूसरे के island पर जा सकते हैं, unlike जो मैंने आपको बर्ड्स का एग्जाम्पल दिया था, वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस टुगेदर। The residents spread across Africa. The migrants slowly spread across the planet from Africa to West Asia. कुछ सेंट्रल एशिया में चले गए थे, कुछ यूरेशिया में चले गए थे, कुछ साउथ एशिया में चले गए थे। They also traveled down the islands of Indonesia and Philippines to Australia. So इतनी जगह पर माइग्रेशन हुआ जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस, हमें वेरिएशंस देखने को मिलती है। They did not go in a single line, मतलब एक लाइन में कोई ट्रैवल नहीं करा। They spread across, अलग अलग जगह पर मूव कर गए थे। They went forwards and backwards with groups sometimes separating from each other, जिसकी वजह से हमें ये डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। Now we have practice time. Some important questions जो इसमें से आए हुए हैं। Write the contribution of Charles Darwin in the field of evolution. तो इसके ऊपर तो पूरी बुक लिखी जा सकती है कि चार्ल्स डार्विन का क्या contribution रहा है। He explained the phenomenon of natural selection. If you remember, जो जिराफ वाला एग्जाम्पल भी हमने देखा था, दैट जो सबसे टॉल नेक वाला जिराफ होगा उसको एक सर्वाइवल एडवांटेज मिला है। या फिर अगर हम बीटल्स वाला एग्जाम्पल देखें तो उसमें भी नेचुरल सिलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट था कि ग्रीन कलर के बीटल्स जो थे वो क्रो को दिख नहीं रहे थे, इसलिए उनको एक एडवांटेज मिल गया था। इसके अलावा इन्होंने बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, दैट इज ऑल्सो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ल्स डार्विन। दैट इज द ओनली ऑर्गेनिज्म विच कैन अडेप्ट, ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। Natural selection is a process which plays very important role in evolution of plants by selecting the organisms with traits favorable to the environment. So you already know that what is natural selection. दूसरा question देखते हैं। With the help of suitable examples, explain why certain traits cannot be passed on to the next generation. कुछ traits next generation में pass on नहीं हो सकते। What are such traits called as? So if you remember, there were two types of traits: acquired traits और inherited traits. इनहेरिटेड ट्रेट्स वो वाले ट्रेट्स थे जो पास ऑन हो रहे थे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, इसीलिए उनको इनहेरिटेड नाम दिया।
एक्वायर्ड ट्रेड्स वो ट्रेड्स है जो आगे वाली जनरेशन में पास ऑन नहीं होते हैं, क्योंकि ये वाले चेंजेस सिर्फ और सिर्फ डीएनए सेल्स के अंदर, सिर्फ बॉडी सेल्स के अंदर आते हैं बेसिकली। तो बॉडी सेल्स वाले जो होंगे वो इसी एनवायरनमेंट की वजह से आए होंगे और इसी लाइफ टाइम में रह जाएंगे, नेक्स्ट वाली जनरेशन में पास ऑन नहीं होंगे। सो सच ट्रेड्स आर कॉल्ड एज एक्वायर्ड ट्रेड्स बिकॉज दीज आर एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड ऑफ अ वेरी गुड स्विमर मे नॉट नो हाउ टू स्विम। अगर कोई स्विमर है तो उनका चाइल्ड जो होगा, ज़रूरी थोड़ी है उनको भी स्विमिंग आती होगी, क्योंकि ये एक एक्वायर्ड ट्रेड था। उसके बाद अ पर्सन मे हैव अ स्कार ऑन द फेस और एनी कट और इंजरी ऑन द बॉडी, दैट इज नॉट गोइंग टू पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि ये बॉडी सेल्स वाला चेंज होने वाला है। लेट्स हैव अ लुक एट अनदर क्वेश्चन। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज होमोलॉगस और एनालॉगस पेयर। तो आपको इसमें क्लासिफिकेशन करनी है। अगर हम ब्रोकली और कैबेज को देखें तो ये होमोलॉगस है। होमोलॉगस अगर आपको याद हो तो कौन से ऑर्गन्स होते थे जिसमें जो स्ट्रक्चर था वो तो सेम था बट फंक्शंस अलग अलग थे। देन ब्रोकली एंड कैबेज दे आर होमोलॉगस, जिंजर एंड रेडिश दे आर एनालॉगस। एनालॉगस होमोलॉगस का बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि स्ट्रक्चर अलग अलग होगा बट फंक्शन जो होगा वो सेम होने वाला है। Limbs of birds and lizards are also homologous. Wings of bat and bird are also analogous. Now, state the main feature that categorize a given pair of organs as homologous or analogous. आपको यहाँ पर इसकी definition लिखनी है, homologous क्या होते हैं और analogous क्या होते हैं। Next question is, during the course of evolution, organs or features may be adapted for new functions. Explain this fact by choosing an appropriate example. जो evolution हो रहा है टाइम टू टाइम, उसमें ऑर्गन्स या फीचर्स जो होंगे वो अडेप्ट हो जाएंगे नए फंक्शंस करने के लिए। सो इसी का ही नाम एवोल्यूशन है बेसिकली, जिसमें कुछ ऑर्गन्स जो होंगे वो चेंज होकर ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने आइज़ की बात करी है तो आइज़ किस तरीके से इवॉल्व हो जाती है ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग। प्लेनेरिया के अंदर बहुत सिंपल आइज थी जिसको रूडिमेंट्री आइज बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इंसेक्ट्स के अंदर तो दे हैड कंपाउंड आइज, और ह्यूमन बींग्स के अंदर बाइनोक्यूलर आइज है। तो ऑर्गेनिजम्स की कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग ऑर्गन अपने आप को खुद इवॉल्व कर लेता है, खुद एक तरीके से मॉड्यूलेट कर लेता है। यहाँ पर देखते हैं एवोल्यूशन ग्रेजुअल चेंजेस को बोलते हैं जो डीएनए के अंदर होता है, फ्रॉम सिंपल लाइफ फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म, सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में। बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम एवोल्यूशन को प्रोग्रेस का नाम नहीं दे सकते हैं, बिकॉज अगर एवोल्यूशन का मतलब प्रोग्रेस होता तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया वो तो हमें देखने को ही नहीं मिलते, सारे ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स हो जाते, राइट। बट एक्चुअली हर तरीके के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब एवोल्यूशन वेरिएशन लेकर आ रहा है, डाइवर्सिटी लेकर आ रहा है सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इट डजंट मीन कि सिर्फ और सिर्फ जो नई स्पीशीज बनने वाली है वो परफेक्ट या फिर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल एडवांटेज पर जीने वाली है। Well, that's it. We have completed this chapter, heredity and evolution. हमने इसमें दोनों पार्ट्स को कवर किया। I hope आपको समझ आया होगा। We will soon come up with the next video. Till then, take care of yourself.